कहां तक बातें लास्ट क्लास में हमारी हुई थी, एक बार बता दीजिए। स्ट्रेन डिस्कस कर रहे थे हम। टॉर्सनल स्ट्रेन हमने शायद डिस्कस कर दिया था और ये बात भी कह दी थी कि मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्सनल स्ट्रेन डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो चर्चाएं जो हमारी थी वो चल रही थी किसके रिगार्डिंग? स्ट्रेन के रिगार्डिंग। ठीक है, तो स्ट्रेन को तीन पार्ट में हमने डिवाइड किया था। सबसे पहले हमारे सामने था टॉर्सनल स्ट्रेन, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा हमारे सामने था स्टेरिक स्ट्रेन। स्टेरिक स्ट्रेन, इसी को ही हम क्या बोल देते हैं? वंडरवॉल स्ट्रेन। इसी को ही हम वंडरवॉल्स स्ट्रेन के नाम से भी जानते हैं। और तीसरा होता है एंगल स्ट्रेन, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं। एंगल स्ट्रेन की हमें कोई चर्चाएं करने की जरूरत दोस्तों नहीं है, पर जो स्टेरिक स्ट्रेन है उस पर अब हमें डिस्कशन करना पड़ेगा। सभी के पेन डाउन होने चाहिए, ध्यान से सुनना भाई। ये जितने भी हम बात कर रहे हैं चैप्टर एल्केन कन्फर्मेशन में दिया और बहुत ही बेहतरीन तरीके से एनसीईआरटी ने लिखा है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से। या तो आप उसको रट लो या फिर उसको समझ लो। रटने से केवल आए हुए बनेंगे। आने वाले क्वेश्चन में एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, अगर टॉपिक में क्लियरिटी नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है। आइए हम बात करते हैं स्टेरिक स्ट्रेन की। मैं एक बार वापस से आपको थोड़ा सा रिकॉल करवा दूं कि हमने टॉर्सनल स्ट्रेन किसे कहा था। ये जो फ्रंट कार्बन पर बने हुए बॉन्ड और बैक कार्बन पर बने हुए बॉन्ड के बीच का रिपल्सन है। इन्हीं रिपल्सन्स का नाम हमने क्या रखा था बताइए? इन्हीं रिपल्सन्स का नाम हमने रखा था टॉर्सनल स्ट्रेन। तो टेक्निकली इट वाज बॉन्ड पेयर रिपल्सन, पर ये बॉन्ड एक ही एटम पर नहीं बने हुए, एडजेसेंट एटम्स पर बने हुए बॉन्ड्स के बीच का रिपल्सन है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें स्टेरिक स्ट्रेन, तो जरा ध्यान से सुनिए भाई लोगों, स्टेरिक स्ट्रेन को हम किस प्रकार से डिफाइन करते हैं ये हमारे सामने। आप बताइए कंफर्मेशन कौन सा है? एक्लिप्स्ड। अब की बार मामला थोड़ा सा अलग है। मान लीजिए यहां पर कोई भी एटम या ग्रुप लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? एटम और ग्रुप। तो ये एटम और ग्रुप जब इसको रिपेल करता है, ये एटम और ग्रुप जब एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, इसका नाम है स्टेरिक स्ट्रेन। एक बार फिर से ध्यान से सुनो, अगर मैं यहां पर आप लोगों को चीजों को समझाने की कोशिश करूं, जब ये बॉन्ड इस बॉन्ड को रिपेल करता है तो उस रिपल्सन का नाम है टॉर्सनल स्ट्रेन। लेकिन जब यहां पर जुड़ा हुआ कोई एटम और ग्रुप इधर लगे हुए एटम और ग्रुप को जब रिपेल करता है तो उसका नाम है स्टेरिक स्ट्रेन। अब आप बोलोगे सर ये रिपल्सन कैसे होता है, क्यों ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं? तो आप समझिए यहां पर भी इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। थोड़ी देर के लिए आप क्या मान लो? क्लोरीन। क्या मान लो? तो आप बताइए क्लोरीन पर इलेक्ट्रॉन्स हैं कि नहीं है? इस पर भी क्या है? क्लोरीन। तो देखो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, या आप ये कह सकते हो क्लोरीन क्लोरीन में डायरेक्ट कोई बॉन्ड है क्या? नहीं है, पर फिर भी इसके इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। इस रिपल्सन का नाम है स्टेरिक स्ट्रेन। क्या नाम है? स्टेरिक स्ट्रेन। और आप बताइए ये स्ट्रेन भी आपका मैक्सिमम कब होगा? ये स्ट्रेन भी आपका मैक्सिमम होगा कौन सी कंफर्मेशन में? एक्लिप्स। क्योंकि एक्लिप्स में मैंने कल भी बताया था दो एटम्स या ग्रुप एक दूसरे के सबसे नजदीक कहां होते हैं? एक्लिप्स। तो ये एटम या ग्रुप एक दूसरे के सबसे नजदीक आएंगे तो यहां रिपल्सन सबसे ज्यादा। सिमिलरली यहां पर भी कोई एटम या ग्रुप लगा होगा, इनके बीच में भी क्या देखने को मिलेगा? रिपल्सन। सिमिलरली यहां पर भी जो एटम और ग्रुप लगा होगा क्या देखने को मिलेगा? रिपल्सन। तो ये जो एटम्स के बीच का रिपल्सन है या ग्रुप्स के बीच का रिपल्सन है, इसका नाम है स्टेरिक स्ट्रेन। ये एटम और ग्रुप जब एक दूसरे को रिपेल करेंगे इसका नाम है स्टेरिक स्ट्रेन। लेकिन जब बॉन्ड बॉन्ड को रिपेल करेगा उसका नाम है टॉर्सनल स्ट्रेन। डिड यू गेट द डिफरेंस बिटवीन टॉर्सनल स्ट्रेन एंड स्टेरिक स्ट्रेन? यहां पर जो रिपल्सन है उसका नाम है स्टेरिक, और बॉन्ड बॉन्ड के बीच में जो रिपल्सन है उसका नाम है टॉर्सनल स्ट्रेन। आपको एक बात बता दें, ये भी आपका क्या रहेगा? मैक्सिमम इन। मैक्सिमम इन कौन से वाले में रहेगा बताओ? एक्लिप्स्ड कंफर्मेशन। मैक्सिमम इन एक्लिप्स्ड
कंफर्मेशन। ऐसा क्यों? क्योंकि एक्लिप्स्ड कंफर्मेशन में दो एटम्स या दो बॉन्ड सबसे नजदीक होते हैं, नजदीक होगा तो रिपल्सन भी ज्यादा। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए ये एक्लिप्स्ड ना होकर क्या हुआ दोस्तों, स्टैगर्ड, तो मैंने आपको पहले भी बताया था, स्टैगर्ड में फ्रंट कार्बन पर और बैक कार्बन पर बने हुए बॉन्ड्स भी और ग्रुप्स भी एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर चले जाते हैं। अब यहां पर जो भी एटम या ग्रुप लगे होंगे, फ्रंट कार्बन पर लगे हुए एटम्स और ग्रुप्स से क्या रहेंगे, मैक्सिमम डिस्टेंस पर। तो मैं ये नहीं कह रहा कि यहां पर रिपल्सन होगा ही नहीं, रिपल्सन हो सकता है, पर यह रिपल्सन सबसे कम होगा जब कंफर्मेशन कौन सी होगी, स्टैगर्ड। क्या आपको देखने से पता चल रहा है ये कंफर्मेशन स्टैगर्ड है? जी हां। तो यहां पर आप कह सकते हो मिनिमम, क्या बोला मैंने, मिनिमम अगर अपन बात करना चाहें इन स्टैगर्ड कंफर्मेशन, तो ये आपका मिनिमम पाया जाएगा किसके अंदर, स्टैगर्ड कंफर्मेशन के अंदर। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? इधर ध्यान से सुनिए, अगर मैं यहां पर स्टैगर्ड कंफर्मेशन की बात करूं, ध्यान से सुनते रहिए, अगर मैं यहां पर स्टैगर्ड कंफर्मेशन की बात करूं तो टॉर्सनल स्ट्रेन स्टैगर्ड कंफर्मेशन में कितना था, ऑलमोस्ट, ये ऑलमोस्ट जीरो नहीं बोला मैंने, मिनिमम होगा, जीरो हो जरूरी, पर हां टॉर्सनल स्ट्रेन आपका स्टैगर्ड कंफर्मेशन में ऑलमोस्ट जीरो ही होगा, चाहे वो कंफर्मेशन किसी की भी क्यों ना हो, वो कंफर्मेशन किसी की भी क्यों ना हो। तो पहले ये जल्दी से नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ो। इधर वाला हम ऑलरेडी लिख चुके थे ना, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन सोल्व किया आपने, लगभग 35 के आसपास क्वेश्चंस आपको जल्दी मिलेंगे स्ट्रक्चरल पर। ये ध्यान रखिए, आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, इट टोटली डिसाइडेड बाय योर क्वेश्चन प्रैक्टिस। If you practice good level of questions or variety of questions, then definitely you are going to be selected. और केवल आप थ्योरी डिपेंडेंट रह गए, नोटबुक डिपेंडेंट रह गए, तो उससे कोई बेनिफिट आपको होने वाला नहीं है। जब भी कोई टॉपिक चले उसकी डेप्थ में क्लियरिटी आना बहुत जरूरी है। सुलटा दिया है, चलिए इधर इसकी डेफिनेशन में चिपका दीजिए। Steric strain is the strain experienced by a molecule. Steric strain is the strain experienced by a molecule. Steric strain is the strain experienced by a molecule. ब्रैकेट में लिखिए, that is the additional energy it have. ब्रैकेट में लिखिए, that is the additional energy it have. यानी कि रिपल्सन की वजह से जो एनर्जी इसकी बढ़ जाएगी उसकी बात कर रहा है ये। Steric strain is the strain experienced by a molecule, bracket में, that is the additional energy it have, close the bracket, when two atoms or groups, when two atoms or groups, when two atoms or groups are close enough, when two atoms or groups are close enough, are close enough for their electron clouds, for their electron clouds, for their electron clouds to repel each other, for their electron clouds to repel each other.
Steric strain is the strain experienced by a molecule when atoms or groups are close enough for their electron clouds to repel each other. कि इतने नजदीक आ जाएं कि उन एटम्स या ग्रुप्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे को क्या करना शुरू कर दें, रिपेल करना शुरू कर दें. इसी में अगला पॉइंट लिखेंगे, मतलब इसी में अगली लाइन में लिखेंगे, normally steric strain increases, normally steric strain increases with increase in size of atom or group. Normally steric strain increases with increase in size of atom or group. यानी कि यहां पर जो लगे हुए एटम्स और ग्रुप जितने ज्यादा बल्कि होंगे, साइज का मतलब बल्कीनेस, जितने ज्यादा बल्कि होंगे स्टेरिक स्ट्रेन उतना बढ़ने लग जाएगा, ये कहना चाह रहा है. नेक्स्ट पॉइंट, स्टेरिक स्ट्रेन ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन, सॉरी ऐसे लिखो, मैग्नीट्यूड ऑफ स्टेरिक स्ट्रेन ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन, magnitude of steric strain also depends upon, magnitude of steric strain also depends upon angle of rotation, angle of rotation, ब्रैकेट में लिख सकते हो डाइहेड्रल एंगल, कई बार इसको टॉर्सनल एंगल भी कह दिया जाता है. डाइहेड्रल एंगल, डाइहेड्रल एंगल पर भी आपका जो है वो स्टेरिक स्ट्रेन डिपेंड करता है. क्या ये बात आपको मालूम चली? देखिए यहां पर डाइहेड्रल एंगल एक्लिप्स कन्फर्मेशन में कितना होता है? 0 मैक्सिमम है. स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में कितना होता है? 60, तो क्या है? मिनिमम है. तो बिल्कुल डाइहेड्रल एंगल पर डिपेंड कर रहा है. नो डाउट एटम्स और ग्रुप्स की साइज या बल्कीनेस पर भी डिपेंड कर रहा है. अब आता है सबसे बेहतरीन पॉइंट और एक्सक्लूसिव पॉइंट जो आपको जान लेना चाहिए. देखिए कोविड से पहले तो ये 101% एक्सक्लूसिव था, ये बात आप मानकर चलिए, क्योंकि एक्चुअली स्टेरिक स्ट्रेन कब काम करता है कब नहीं करता है इस पर कोई बात करने वाला नहीं था. बस ये साइज कम तो कम, साइज ज्यादा तो ज्यादा, अपनी ही कहानियां बस चल रही थी, हकीकत से कोसों दूर थे. इधर सुनिए मेरी बात को. मान लीजिए अगर अपन बात करें, ये हमारे सामने एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है इस प्रकार से, ये हमारे सामने दूसरा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है. तो क्या ये मॉलिक्यूल्स हमेशा एक दूसरे को रिपेल करेंगे? ये जबरदस्त पॉइंट है भाई. दो एटम्स या ग्रुप जब एक दूसरे के नजदीक होंगे तो क्या हमेशा ही रिपेल करेंगे? यही सबसे जबरदस्त पॉइंट है. देखिए वो हमेशा एक दूसरे को रिपेल नहीं करते. केमिकल बॉन्डिंग आप लोगों ने पढ़ी होगी जीवन में कभी ना कभी, तो आपको इस तरीके का ग्राफ मिलता है कि जब दो एटम एक दूसरे के पास आते हैं तो ऐसे एनर्जी गिरती है, फिर एकदम ऐसे उठती है. इसका मतलब ये जो आपके सामने है, दिस इज द क्रिटिकल डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, कि यहां तक जब एटम नजदीक आते हैं तो एनर्जी कम होती जाती है, और जैसे ही इस डिस्टेंस से नजदीक आने लगते हैं तो एनर्जी एकदम बढ़ने लगती है, जिसे आप बॉन्ड लेंथ कहते हैं. क्या कहते हैं? बॉन्ड लेंथ. मान लीजिए क्लोरीन क्लोरीन में बॉन्ड बन रहा है तो ये दोनों एक फिक्स डिस्टेंस पर रुके हुए हैं. इससे नजदीक अगर आप इनको लाने की कोशिश करोगे तो यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं, फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा. आप जानते हैं ये अट्रैक्शन फोर्स क्यों होता है? आप इस बात को अच्छे से समझ लीजिए कि इस क्लोरीन का जो न्यूक्लियस है, इस क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है, इस क्लोरीन का न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है. तो ये अट्रैक्ट करते करते एक दूसरे के पास खींचे चले आते हैं. एक डिस्टेंस आता है जहां पर ये अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है, जिसे आप बॉन्ड लेंथ कहते हैं. अगर इससे नजदीक अगर इनको लाया जाए, अपने आप तो ये आएंगे नहीं, अगर इससे नजदीक लाया जाए तब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रिपल्सन. बिकॉज दीज इलेक्ट्रॉन क्लाउड विल स्टार्ट रिपेलिंग द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ दिस क्लोरीन एटम. ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अब एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देंगे. तो कभी भी दो एटम्स और ग्रुप्स में हमेशा रिपल्सन नहीं होता है. वंडरवाल फोर्सेज हमेशा रिपल्सिव नहीं होते हैं. आपने पढ़ा होगा वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड वंडरवाल फोर्स ऑफ repulsion. When they are attractive in nature and when they are repulsive in nature, पता ही नहीं चलता हमको. बॉइलिंग पॉइंट लिखते हैं तो मोर मोलिकुलर वेट, मोर वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हाई बॉइलिंग पॉइंट.
फिर यहां पर पढ़ रहे होते हैं तो बोलते हैं वंडरवॉल रिपल्सन आ गया, रिपल्सन शुरू कर दिया, तो व्हेन इट विल बी अट्रैक्टिव, व्हेन इट विल बी रिपल्सिव पता ही नहीं है। हर जगह पर अलग अलग डेफिनेशन के साथ हम चल रहे हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट के साथ चल रहे हैं। तो इसको जरा समझिए कि ये कब अट्रैक्टिव और कब रिपल्सिव हो जाते हैं। हमेशा दो एटम्स और ग्रुप एक दूसरे को रिपेल नहीं करेंगे। कब रिपल्सन शुरू करते हैं, अब मैं उस मुद्दे पर आता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए ये सबसे नजदीक इतना यहां पाएंगे, अब इनके बीच में अट्रैक्शन है राइट नाउ, क्या है, अट्रैक्शन। अगर आप इनको और नजदीक लाने की कोशिश करेंगे देन दे विल स्टार्ट रिपल्सन शुरू हो जाएगा। इधर का इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करना शुरू कर देंगे। अब ये इससे नजदीक नहीं आ सकते, अगर इससे नजदीक नहीं आ सकते तो ये इधर वाले हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, ये इधर वाले हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, दिस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को हम क्या बोल देते हैं बताइए, एक्स। क्या बोल देते हैं, एक्स। और आप जानते हैं अगर मैं x/2 कर दूं तो इसे क्या बोलते हैं, जल्दी से बताइए, इसको बोलते हैं वंडरवॉल्स रेडियाई। क्या बोलते हैं, वंडरवॉल्स रेडियाई। और ये जबरदस्त और एक्सक्लूसिव पॉइंट है। अगर दो एटम्स के बीच में या दो ग्रुप्स के बीच में, ध्यान से सुनिए क्या बोला, दो एटम्स के बीच में और दो ग्रुप्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो उनके वंडरवॉल रेडियाई के डबल के, वंडरवॉल रेडियाई के, वंडरवॉल रेडियाई क्या है, एक्स, सॉरी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या है, एक्स, एंड वंडरवॉल रेडियाई क्या है, x/2। तो मैं क्या बोल रहा हूं, उनकी वंडरवॉल रेडियाई के डबल के, यानी कि ये अगर x/2 है और सेपरेशन कितने का है, x का है, अगर इनके बीच में जो सेपरेशन है वो उनकी वंडरवॉल रेडियाई के डबल के बराबर है या उससे ज्यादा है तो रिपेल नहीं करेंगे, तो वो रिपेल, ये जबरदस्त पॉइंट है भाई, हमेशा रिपल्सन नहीं होता है। और जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, कब, जब मेरे पास लाकर पूछेंगे तब मैं आपको ये बातें समझा पाऊंगा, अंडरलाइन करने से चमकती नहीं है। तो ये रिपल्सन नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए इनके बीच का गैप अब x से क्या हो जाता, कम, अगर x से कम हो जाता दे विल स्टार्टिंग रिपेलिंग ईच अदर एंड स्टेरिक स्ट्रेन रोल में आ जाता। स्टेरिक स्ट्रेन किस में आ जाता, रोल में आ जाता। अगर सेपरेशन उनका वंडरवॉल रेडियाई के डबल के बराबर या उससे ज्यादा है तो वो रिपल्सन नहीं शो करेंगे। ये जबरदस्त पॉइंट है जो हमें मालूम होना चाहिए। क्या सर इसकी बातें एनसीईआरटी करता है, जी हां करता है, लेकिन उसके करने का अंदाज एकदम अलग है, बताएगा नहीं कि किस तरीके से बात मैं कर रहा हूं। तो पहले ये डायग्राम बना लें, उसके नीचे लिखेंगे भी। सुलटा दिया है, लिख दो, ये पॉइंट एकदम एक्सक्लूसिव है। If separation between two atoms or groups, if separation between two atoms or groups, if separation between two atoms or groups is equal to or greater than, is equal to or greater than, is equal to or greater than double of their van der Waals radii, is equal to or greater than double of their van der Waals radii, is equal to or greater than double of their van der Waals radii, then there will be no steric strain. Then there will be no steric strain. Then there will be no steric strain. तो वहां पर किसी भी प्रकार का स्ट्रेन नहीं होगा। ये जबरदस्त पॉइंट है, इस पर आप थोड़ा सा फोकस कीजिए। आइए इसी स्ट्रेन में मैं आपको और बेहतरीन बातें बताना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार का रिपल्सन आपको कुछ मॉलिक्यूल्स में नहीं देखने को मिलेगा। कुछ मॉलिक्यूल्स में रिपल्सन होता ही नहीं है, मतलब जीरो। क्या बोलते हैं, मैंने एनर्जी जीरो नहीं बोली है, रिपल्सन क्या बोले हैं, जीरो। भाई आप फिजिक्स पढ़े हैं, मान लीजिए एक मॉलिक्यूल ए है,
तो इट विल हैव सम सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी एट रूम टेम्परेचर। ये तो कुछ एनर्जी है, लेकिन अगर इसमें रिपल्सन्स आ जाएं तो यही एनर्जी बढ़ के यहां चली जाती है। ये एनर्जी का अगर ग्राफ, तो ये वो एनर्जी है जब इसमें कोई रिपल्सन नहीं है, पर इसमें जीरो नहीं हो सकती। जीरो एनर्जी का मतलब आप समझ रहे हैं, इसका मतलब तो टेम्परेचर बहुत ही कम। तो ये इसकी एनर्जी है जो है पोटेंशियल एनर्जी, पर इसमें रिपल्सन्स नहीं है। अगर इसमें रिपल्सन्स बढ़े तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। आगे बात समझ में? तो रिपल्सन्स के आने से मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। पर कई बार मॉलिक्यूल्स में किसी भी प्रकार का कोई रिपल्सन होता ही कोई रिपल्सन नहीं है। कोई रिपल्सन का मतलब यह नहीं होता कि उसकी एनर्जी जीरो है। कोई रिपल्सन नहीं होने का मतलब है कि उसमें रिपल्सिव फोर्सेस जो हैं वो जीरो हैं, उसकी एनर्जी रिपल्सन से नहीं बढ़ी। और ऐसे कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो कि होममेड क्वेश्चंस का खंडन करते हैं। कुछ लोग डेटा के साथ नहीं चलते, फीलिंग्स के साथ चलते हैं। और भाई साहब 2025 जैसे एग्जाम्स में फीलिंग के साथ नहीं चल सकते, आपको डेटा के साथ चलना पड़ेगा। जैसे अगर मैं आप लोगों के सामने ये मॉलिक्यूल रख दूं, ध्यान से सुनिएगा, ये मॉलिक्यूल आप लोगों के सामने रखा गया है। अब अगर इसमें आप देखें, थोड़ी देर बाद आपको और भी क्लियरिटी आएगी। आप बताओ कंफर्मेशन कौन सी है? कौन सी है? स्टैगर्ड। टॉर्सनल स्ट्रेन स्टैगर्ड में क्या होता है? ऑलमोस्ट। तो टॉर्सनल स्ट्रेन यहां नहीं है। इनफैक्ट ये जो हाइड्रोजन है, ये आजू बाजू के हाइड्रोजन से राइट नाउ कोई रिपल्सन फील, स्टेरिक स्ट्रेन भी जीरो है। स्टेरिक स्ट्रेन भी ये पर्टिकुलर केस है इथेन का। क्या है? पर्टिकुलर केस है इथेन का। सिमिलरली आप इस हाइड्रोजन को देखोगे तो ये इधर आजू बाजू से रिपल्सन फील नहीं करता है। तो यहां पर कोई भी रिपल्सिव फोर्स इस मॉलिक्यूल के अंदर नहीं है। इस मॉलिक्यूल की एनर्जी रिपल्सन से नहीं बढ़ रही, ना इसमें टॉर्सनल स्ट्रेन है और ना इसमें स्टेरिक स्ट्रेन। टॉर्सनल तो नहीं है, स्टैगर्ड से साफ पता चल रहा है, लेकिन इसमें स्टेरिक भी नहीं है। आइए नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, हमारे सामने कुछ इस प्रकार से लिखा गया है। यहां पर है CH3, यहां पर है H, यहां पर है H। क्लियर? आप समझ गए कौन सा कार्बन है? फ्रंट कार्बन। ये हमारे सामने कौन सा कार्बन आ गया है? बैक कार्बन। अगर ये इस प्रकार से है देन देयर विल बी नो रिपल्सन। जरा गौर से देखकर बताइए, कंफर्मेशन स्टैगर्ड है कि एक्लिप्स है? टॉर्सनल स्ट्रेन ऑलमोस्ट जीरो, यानी बॉन्ड पे रिपल्सन नहीं है। और मिथाइल के, ये कौन है? मिथाइल के आजू में भी अगर हाइड्रोजन हो और बाजू में भी, तो रिपल्सन फील नहीं करता है वो। ये डेटा कहता है। क्या कहता है? डेटा। आप बताओ, हाइड्रोजन के आजू में हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाजू में हाइड्रोजन, ये तो आपने पहले बता चुका कि ऐसा कोई रिपल्सन नहीं होता है। तो यहां तो हाइड्रोजन का तो कोई रिपल्सन ही, मिथाइल भी रिपल्सन फील नहीं करेगा। नेक्स्ट, अगर आप ये बात जान चुके हैं तो भाई लोगों इस बात को भी जान लीजिए, यहां पर आपका CH3, यहां पर आपका H, यहां पर आपका H, यहां पर आपका CH3, यहां पर आपका H, यहां पर आपका H। सबसे पहले बताओ कंफर्मेशन स्टैगर्ड है या एक्लिप्स है? तो टॉर्सनल स्ट्रेन ऑलमोस्ट। अब आते हैं स्टेरिक स्ट्रेन पर। बताओ मिथाइल के आजू में भी बाजू में भी देयर विल बी नो रिपल्सन। बताओ मिथाइल के आजू में भी बाजू में भी देयर विल बी नो रिपल्सन। बताइए हाइड्रोजन के आजू में हाइड्रोजन, बाजू में मिथाइल, जब ये वाला हाइड्रोजन इसका रिपल्सन फील नहीं कर रहा, जब मिथाइल रिपल्सन नहीं फील कर रहा, तो हाइड्रोजन कैसे फील करेगा? क्लियर? क्योंकि फोर्स तो दोनों पर ही लगेगा ना। तो जब तक मिथाइल के आजू बाजू हाइड्रोजन होते हैं, मिथाइल रिपल्सन फील नहीं करता है। H के आजू में मिथाइल, बाजू में हाइड्रोजन हो, रिपल्सन फील नहीं होता है। और आपको बताऊं, अगर आप डेटा पढ़ेंगे तो जो फ्लोरीन का साइज होता है वो ऑलमोस्ट किसके बराबर होता है? हाइड्रोजन के साइज के। जाके डेटा चेक करना, फ्लोरीन और हाइड्रोजन का साइज ऑलमोस्ट क्या होता है? सेम होता है। इससे क्या प्रूव करना चाहते हो? अरे आने वाला बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन एकदम आसान बन जाएगा। अगर मैंने हाइड्रोजन की जगह क्या रख दिया है? फ्लोरीन। बताइए हाइड्रोजन की जगह क्या रख दिया है? फ्लोरीन। तो आप बताइए क्या ये फ्लोरीन एटम इस फ्लोरीन एटम को रिपेल करेगा? जब ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन को रिपेल नहीं कर रहा है, इसका मतलब इनके बीच का जो गैप है वो उनके वंडरवाल रेडियई के डबल के बराबर या उससे ज्यादा होगा। तो जब ये इसको रिपेल नहीं करते तो फ्लोरीन भी एक दूसरे को रिपेल नहीं करता। तो इन दोनों मॉलिक्यूल, इन सभी मॉलिक्यूल्स में अगर अपन बात करना चाहें, देयर इज नो रिपल्सन, देयर इज नो रिपल्सन। मेरी बात को ध्यान से सुन लेना, देयर इज नो रिपल्सन। नो रिपल्सन का मतलब देयर इज नो स्टेरिक स्ट्रेन एज वेल एज देयर इज नो टॉर्सनल स्ट्रेन। कोई सी भी नहीं है, ना तो स्टेरिक है ना ही टॉर्सनल। टॉर्सनल तो हो ही नहीं सकती क्योंकि सारी जो बनाई है वो स्टैगर्ड बनाई।
और इनमें स्टेरिक स्ट्रेन भी नहीं है। जल्दी से नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ूंगा। तो ये ध्यान रखना, किसी प्रकार का कोई रिपल्सन यहां पर नहीं है, डेटा है ये। क्योंकि आधे में से आप में से ये भी नहीं सोचा कि कब वंडरवॉल रिपल्सन काम करते हैं और कब नहीं करते हैं। तुम तो यही सोचते थे जो ग्रुप एक दूसरे को रिपेल कर देंगे, एटम एक दूसरे को रिपेल करते हैं, उसे क्या कहते हैं? स्टेरिक स्ट्रेन। यहां ज्यादा यहां कम। कई बार वो होता ही क्या ज्यादा और क्या कम जब जीरो है तो। ये साइज की बातें की हमने, किसकी बातें की हैं? साइज। फ्लोरीन और हाइड्रोजन का साइज ऑलमोस्ट सेम है, डेटा चेक कर सकते हो आप। और स्टेरिक स्ट्रेन किस पर डिपेंड करता है? साइज पर। सुलटा दिया है। तो अभी तक तो हमने अपना टॉपिक शुरू भी नहीं किया है, उससे पहले हमने इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन जुटा ली है। क्या इस इंफॉर्मेशन का फायदा होगा? इतना बेहतरीन फायदा होगा, जहां पर आप चीजों को रट रहे थे आपको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एनसीईआरटी का एक एक डेटा समझ में आने लगेगा, जिसको आप किसी तरीके से याद करने की कोशिश कर रहे थे। सुलटा दिया है। आइए अब आते हैं हम हमारे मेन टॉपिक की तरफ। किसकी तरफ? मेन टॉपिक की तरफ। अब हम पहली बार आपको कंफर्मेशन क्या होती है वो डिफाइन करके बताएंगे कि कंफर्मेशंस क्या हुआ करती हैं, और क्या होता है आपका स्टैगर्ड कंफर्मेशन, क्या होता है आपका एक्लिप्स कंफर्मेशन, इन सब पर बातें करेंगे। तो सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे किसकी? कंफर्मेशन। confirmations confirmations लिखिए, द डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, द डिफरेंट स्पेशियल, स्पेस में अरेंजमेंट को स्पेशियल बोलते हैं, द डिफरेंट स्पेशियल, the different spatial arrangement of atoms of a molecule, the different spatial arrangement of atoms of a molecule which differ only in dihedral angle, which differ only in dihedral angle, which differ only in dihedral angle, which differ only in dihedral angle and are easily interconvertible, and are easily interconvertible, मतलब एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाएं, and are easily interconvertible are called conformations, are called conformations, are called conformations, are called conformations oblique conformers, कंफर्मेशन बोल दो, ओब्लिक कन्फॉर्मर्स, ओब्लिक रोटामर्स, ओब्लिक रोटामर्स, ओब्लिक रोटामर्स। क्लियर? देखिए, अगर मैं बात करना चाहूं कंफर्मेशंस की, इनको और भी मैं क्लियर करूंगा, पहले लिख लेते हैं कंफर्मेशंस। तो कंफर्मेशन एक ही मॉलिक्यूल की शेप होती है अलग अलग, जो कैसे आप ले सकते हो अलग अलग शेप। दो तरीके से कंफर्मेशंस बनती हैं। पहली रोटेशन अबाउट सिग्मा बॉन्ड से, किससे?
रोटेशन अबाउट सिग्मा बॉन्ड, रोटेशन अबाउट सिग्मा बॉन्ड। मैं इनको समझाऊंगा, पहले आपको लिखना है कि कंफर्मेशन आप बना सकते हैं सिग्मा बॉन्ड पर रोटेशन लेने से। दूसरा अगर अपन बात करना चाहें तो बनती है कंफर्मेशन फ्लिपिंग से। किसे? फ्लिपिंग से। बट दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन अवर सिलेबस। फ्लिपिंग जो है वो हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। पर इन दोनों में ही बेहतरीन बात, जबरदस्त बात जो निकल कर आती है कि इन दोनों के अंदर खास बात है, नो बॉन्ड ब्रेकिंग इज इन्वॉल्व, नो बॉन्ड ब्रेकिंग इज इन्वॉल्व, नो बॉन्ड ब्रेकिंग इज इन्वॉल्व। कोई भी बॉन्ड ब्रेकिंग यहां पर इन्वॉल्व नहीं होता है। जब आप कंफर्मेशन बनाते हैं तो बॉन्ड नहीं टूटते हैं, चाहे वो आप सिग्मा बॉन्ड के रोटेशन से बनाइए, चाहे आप वो फ्लिपिंग से बनाइए। फ्लिपिंग हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम नहीं पढ़ते हैं। कई लोगों ने इसको इस प्रकार से भी पढ़ा होगा, अमीन इन्वर्जन। क्या पढ़ा होगा? अमीन इन्वर्जन। बट वो नीट सिलेबस के अंदर नहीं है। पर जिन्होंने भी पढ़ा है वो ध्यान दीजिए, अमीन इन्वर्जन जब भी होता है तो उसमें कोई बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं होता है। इवन जब आप सिग्मा बॉन्ड पर भी रोटेशन लेते हो तो बॉन्ड नहीं टूटते हैं। मैं कंफर्मेशन को और भी अच्छे से समझाऊंगा, पहले आप इतना नोट करके आगे बढ़े। पहले पॉइंट्स लिखेंगे फिर हम उनको समझेंगे। यानी कि कंफर्मेशन कैसे बनाई जाती है? आइदर बाय टेकिंग रोटेशन अबाउट सिग्मा बॉन्ड और बाय फ्लिपिंग। फ्लिपिंग हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम जितनी भी कंफर्मेशन की बातें करेंगे वो करेंगे ओनली एंड ओनली बेस्ड ऑन रोटेशन अबाउट सिग्मा बॉन्ड। लेकिन दोनों में ही बॉन्ड ब्रेकिंग इन्वॉल्व नहीं है। सुलटा दिया है, लिखिए। A molecule can have infinite number of conformations. A molecule can have infinite number of conformations. A molecule can have infinite number of conformations by rotation about sigma bond. A molecule can have infinite number of conformations by rotation about sigma bond. By rotation about sigma bond. एक मॉलिक्यूल में सिग्मा बॉन्ड के रोटेशन से कितनी कंफर्मेशन बन सकती हैं? इनफाइनाइट। नेक्स्ट पॉइंट, by taking rotation about sigma bond, by taking rotation about sigma bond, by taking rotation about sigma bond, only conformation changes, only conformation changes. By taking rotation about sigma bond, only conformation changes. केवल क्या बदलती है? कंफर्मेशन। only conformation changes. configuration, वर्ड है configuration, configuration remains the same, configuration remains the same. आप configuration के नीचे अब ये लिख सकते हो, E/Z R/S. By taking rotation about sigma bond, only conformation changes, configuration remains the same. सारी बातों का मतलब समझाऊंगा, पर आपको पहले लिखते हुए जाना है। नेक्स्ट पॉइंट, rotation about sigma bond are hindered. 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 इन सब का मतलब मैं आपको समझाऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। सर सर मॉडल्स भेज दो ना मेरे। चलिए आइए कंफर्मेशन को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिए, हमने एक डेफिनेशन लिखी है, उस डेफिनेशन को समझते हैं। अगर किसी मॉलिक्यूल की अलग अलग शेप बनाते हो, क्या बनाते हो?
स्पेस के अंदर मतलब हवा के अंदर। पर ये सब काम करने के लिए कोई बॉन्ड ना तोड़ना पड़े, ये सब काम करने के लिए कोई बॉन्ड ना तोड़ना पड़े, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? कन्फर्मेशन। एक मॉलिक्यूल की, मतलब मॉलिक्यूल क्या है? सेम। सेम मॉलिक्यूल की डिफरेंट शेप्स या डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप स्पेस में, किसके थ्रू? रोटेशन बाय सिग्मा बॉन्ड या कोई और प्रोसेस जिसमें बॉन्ड ना तोड़ना पड़े, इनको हम कन्फर्मेशन कहते हैं। समझने की कोशिश करते हैं वापस से। जैसे मैं अभी आप लोगों के सामने हूं, ये मेरी एक शेप है, ये मेरी एक कन्फर्मेशन है। थोड़ी देर बाद मैं ऐसे हो गया, ये मेरी दूसरी कन्फर्मेशन है। यहां से यहां जाने के लिए कोई बॉन्ड नहीं टूटा है। एक ही मॉलिक्यूल की जो डिफरेंट डिफरेंट शेप होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? कन्फर्मेशन। फिर मैंने ऐसे लिखना शुरू किया, ये मेरी अगली शेप है, ठीक है। फिर मैं ऐसे चलने लगा, ये मेरी अगली शेप है। तो आप भी दिन भर मूव करते रहते हैं। अगर आपका हर एक स्टेज पे फोटो लिया जाए और उन सब फोटो को ऐसे रख दिया जाए, तो आप बोलोगे ये मेरे डिफरेंट डिफरेंट क्या है? कन्फर्मेशंस। क्योंकि किसी भी शेप को बनाने के लिए बॉन्ड ब्रेकिंग इन्वॉल्व नहीं है। जैसे अभी हवा में एक अरेंजमेंट है, ये हवा में दूसरा अरेंजमेंट हो गया, ये तीसरा अरेंजमेंट हो गया। इन सब अरेंजमेंट्स को बनाने के लिए कोई बॉन्ड नहीं टूट रहा, केवल स्पेस में अरेंजमेंट बदल रहा है। पहले उंगलियां हवा में ऐसी थी, अब ऐसे हो गया, अब हाथ ऐसे हो गया। तो सिग्मा बॉन्ड के रोटेशन से जो अलग अलग शेप बनती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? कन्फर्मेशंस। और ये शेप बनती है रोटेशन की वजह से, तो इनको कई बार रोटामर्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रोटामर्स। कई बार आपने सुबह बाबा रामदेव को आसन करते हुए देखा होगा, क्लियर। वो सुबह सुबह टीवी पर आते हैं, अलग अलग तरीके के आसन करते हैं, उनको बैठ के देखते रहो। वो अपनी अलग अलग कन्फर्मेशन में होते हैं। कभी वो चक्रासन कर रहे होते हैं, कभी वो शीर्षासन कर रहे होते हैं, कभी वो आराम कर रहे हो लेट के ऐसे। तो वो सब उनकी अलग अलग क्या है? कन्फर्मेशंस। सो डिफरेंट शेप ऑफ ए मॉलिक्यूल which are obtained by rotation about sigma bond। जैसे आपने पहले भी इन चीजों को ऑब्जर्व किया था, पर हमने नाम नहीं दिया था। देखिए ये हमारे सामने एक मॉलिक्यूल है, राइट नाउ ये इसकी एक शेप है, जहां पर बॉन्ड के पीछे, बॉन्ड के पीछे, बॉन्ड के पीछे, तो इस शेप का नाम आपने क्या रखा है? एक्लिप्स्ड। अब देखना, मैंने सिग्मा बॉन्ड पर घुमाया और एक और शेप आप लोगों के सामने आ गई है। तो राइट नाउ इस शेप का नाम क्या है? स्टैगर्ड। और आप जानते हैं, मुझे यहां से यहां जाने के लिए कोई बॉन्ड नहीं तोड़ना पड़ा, केवल सिग्मा बॉन्ड पर रोटेशन लिया है। तो जब तक बिना बॉन्ड तोड़े, क्या लिखा है देखो, नो बॉन्ड ब्रेकिंग इज इनवॉल्व। बिना बॉन्ड तोड़े कुछ भी मॉलिक्यूल के अंदर अलग शेप बनती है, तो वो मॉलिक्यूल की कन्फर्मेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? कन्फर्मेशन। जैसे अभी ये एक दूसरी शेप हो गई, ये फिर ये तीसरी शेप हो गई। ये सारे किसकी वजह से बन रहे हैं? सिग्मा बॉन्ड के रोटेशन से। देखो हाथ रोटेट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं रोटेशन से जो शेप बन रही हैं, उनका नाम है कन्फर्मेशन। तो पहला वर्ड कन्फर्मेशन क्लियर हुआ क्या? सिग्मा बॉन्ड के रोटेशन से जो डिफरेंट शेप्स बनती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? कन्फर्मेशंस। आगे बात समझ में। दूसरा पॉइंट, ए मॉलिक्यूल कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मेशंस। कहता है एक मॉलिक्यूल की इनफाइनाइट कन्फर्मेशन हो सकता है। मान लीजिए आज दिन भर आपको फोटो खींचने के लिए कहा जाए कि चलो आपका फोटो सेशन चलेगा, तो भाई साहब बुढ़ापा आ जाएगा लेकिन पोज खत्म नहीं होगी। क्लियर? कैसे? अभी एक फोटो ऐसे लो, फिर ऐसे लो, फिर ऐसे लो, फिर थोड़े से बाल यहां से यूं कर दो, फिर यहां से यूं कर दो। फोटोग्राफर का क्या जाएगा? बुढ़ापा, लेकिन आपके पोज ही खत्म। आपकी ही अलग अलग शेप जो बनकर आ रही हैं, उन्हें क्या कह रहे हैं? कन्फर्मेशन। यहां से समझते हैं। राइट नाउ डाइहेड्रल एंगल 0 डिग्री, फिर घुमा दिया मैंने 1 डिग्री, फिर 1.001, फिर 1.002, ऐसे 360 तक घूमते घूमते बुढ़ापा आ जाएगा। तो दिस मॉलिक्यूल कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मेशन। आप सोचिए ना, घुमाने से, अगर सिग्मा बॉन्ड के घुमाने से ही कन्फर्मेशन बन रही है, तो हम तो कितने से घुमा सकते हैं? हम शुरुआत कर सकते हैं, बताओ 0.0000001 डिग्री, फिर थोड़ा सा घुमा दिया 0.00002 डिग्री, 1 डिग्री तक पहुंचते पहुंचते बुढ़ापा आ जाएगा। सही बात है कि नहीं है? तो ये मॉलिक्यूल कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मेशंस। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ?
कंफर्मेशन वर्ड क्लियर हुआ? सिग्मा बॉन्ड के रोटेशन से, हमारे सिलेबस में ये वाला पार्ट है ही नहीं, तो हम तो ये वाला पार्ट बोलेंगे। सिग्मा बॉन्ड के रोटेशन से जो डिफरेंट शेप बनती हैं, जिनमें डिफरेंस केवल किसका मिलेगा? डाइहेड्रल एंगल का, उन्हें हम क्या बोलेंगे? कन्फर्मेशंस। दूसरा पॉइंट, एक मॉलिक्यूल के इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या हो सकती हैं? कन्फर्मेशन। सही बात है कि नहीं है? तीसरा पॉइंट आपने लिखा है कि कन्फर्मेशंस इंटरकन्वर्टेबल होते हैं। क्या होते हैं? इंटरकन्वर्टेबल। चलिए इसको भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ये डायग्राम भी आप बनाएंगे। मान लीजिए हमारे सामने इथेन है, सभी इधर ध्यान देंगे। पहले ये हमारे सामने क्या है? इथेन। आप बताइए ये इथेन की कौन सी कन्फर्मेशन है? कन्फर्मेशन का मतलब समझे? शेप। स्टैगर्ड और एक्लिप्स उस शेप का नाम है। जैसे पोज के भी नाम होते हैं ना, मैं फोटोग्राफर तो नहीं हूं, वरना फोटोग्राफर बोलते हैं चलिए ये वाला पोज लीजिए, चलिए ये वाला पोज लीजिए। क्लियर? तो यहां पर अगर अपन बात करें तो ये एक शेप है इथेन की, एक पर्टिकुलर शेप को क्या बोलते हैं? उसकी कन्फर्मेशन। तो इस शेप का नाम क्या दिया है हमने? जब डाइहेड्रल एंगल कितना हो? 60 डिग्री, तो इसका नाम हमने दिया है स्टैगर्ड। तो ये हमारे सामने है स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। ध्यान से सुनते हुए चलिए, और भी इस पर डिटेल डिस्कशन हमारा रहेगा। अगर स्टैगर्ड में इस वाले बॉन्ड को, पीछे वाले बॉन्ड को या आगे वाले को, मान लो इस वाले कार्बन को फिक्स कर दें और बैक वाले कार्बन को घुमाएं, कितने से? 60 डिग्री से। तो आप बताइए अगर मैं 60 से घुमाऊंगा तो ये हाइड्रोजन इसके पीछे, ये हाइड्रोजन इसके, और ये हाइड्रोजन इसके, तो यही शेप इस वाली शेप के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। यही शेप इस वाली शेप के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, जहां पर आपका बॉन्ड के पीछे बॉन्ड चला जाएगा। और इस शेप का नाम दोस्तों आप क्या रख दोगे? एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। क्या रख दोगे? एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। तो अगला पॉइंट आपको यह समझाता है कि देखो आपकी जो कन्फर्मेशन है वो एक दूसरे में बदलती रहती है। स्टैगर्ड में ही रोटेशन से क्या बन जाएगा? एक्लिप्स, और एक्लिप्स में रोटेशन से वापस क्या बन जाएगा? स्टैगर्ड। और कहता है ऐसा करने के लिए आपको बॉन्ड तोड़ने की जरूरत, यहां देखिए अभी इस कन्फर्मेशन को आप क्या बोलोगे? एक्लिप्स। अगर मैंने 60 डिग्री से घुमा दिया तो स्टैगर्ड। कहता है ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं, आप इनको कभी सेपरेट भी नहीं कर सकते। आप कभी भी जीवन में एक्लिप्स और स्टैगर्ड को सेपरेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनको जो इंटर कन्वर्ट होने के लिए एनर्जी चाहिए वो हमेशा रूम टेम्परेचर पर अवेलेबल है। यानी कि आप मॉलिक्यूल को सिग्मा बॉन्ड पर रोटेट होने से नहीं रोक सकते। अगर मैं एक डेटा की बात करना चाहूं तो इथेन के अंदर, किसमें? कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड के अबाउट मॉलिक्यूल एक सेकंड में अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁹ टाइम्स घूम जाता है। इथेन में सिग्मा बॉन्ड के अबाउट मॉलिक्यूल एक सेकंड में अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁹ टाइम्स घूम जाता है। इसका मतलब घूमने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो उसको अवेलेबल है। तो कभी भी आप स्टैगर्ड को एक्लिप्स में और एक्लिप्स को स्टैगर्ड में कन्वर्ट होने से नहीं रोक सकते। दूसरा पॉइंट ये है, तो सर क्या इस सिग्मा बॉन्ड पर घूमने के लिए किसी भी एनर्जी की जरूरत ही नहीं है? क्या ये अपने आप घूमता रहता है? नहीं। एक वर्ड आपने लिखा है हिंडर्ड। क्या लिखा है? हिंडर्ड का मतलब यह है कि देखो साहब इस सिग्मा बॉन्ड पर आप रोटेशन ले तो सकते हो, बॉन्ड तोड़ने की जरूरत, पर ऐसा नहीं है कि ये रोटेशन एब्सोल्युटली फ्री है। मतलब इसको घूमने के लिए एनर्जी तो चाहिए, पर that much amount of energy is available at room temperature. There are so many reactions which are taking place at room temperature, but it doesn't mean they need zero activation energy. Yes, they need activation energy, but that much amount of energy is available at room टेम्परेचर। जैसे अभी आप सुबह नहा के आए होंगे, कपड़े सुखा के आए होंगे, तो जब तक जाएंगे कपड़े सूखे हुए मिलेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि उनको सूखने में एनर्जी नहीं लगी है, लगी है, बट दैट मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल एट रूम टेम्परेचर। वही सर्दी में 3-3 दिन तक कपड़े सूखते नहीं है। तो आपको तो लगता है प्रोसेस फ्री में हो रहा है, फ्री में कुछ भी नहीं हो रहा है, उसमें एनर्जी लग रही है, पर आपको एनर्जी देने की जरूरत नहीं है। तो वो एनर्जी कहां से आती है सिग्मा बॉन्ड पर रोटेशन के लिए, वो आगे डिटेल में पढ़ेंगे टॉपिक के अंदर। अभी मैं आपको एक वर्ड बताना चाहता हूं, हिंडर्ड। हिंडर्ड का मतलब है कि रोटेशन हो तो सकते हैं, पर रोटेशन होने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए। जैसे ये आपका दरवाजा है, ये बताइए क्या ये अपने आप घूम सकता है? नहीं, लेकिन ये घूम सकता है। जैसे मैंने इसको खोल दिया, ये देखो ये रोटेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो आपके लिए तो फ्री हो रहा है। क्यों? क्योंकि कौन घुमा रहा हूं? मैं घुमा रहा हूं। तो आप बोलोगे कि यस ये रोटेट हो सकता है, पर इसको रोटेट होने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी।
तो जब एनर्जी चाहिए रोटेशन के लिए तो ऐसे रोटेशंस को क्या कहते हैं? हिंडर्ड रोटेशंस। क्या कहते हैं? हिंडर्ड। एक होते हैं फ्री रोटेशन। क्या होते हैं? फ्री रोटेशन। भाई साहब, फ्री रोटेशन का मतलब है कि रोटेशन के लिए कोई एनर्जी की जरूरत नहीं है, अपने आप घूम रहा है, एनर्जी देने की जरूरत ही नहीं है। जैसे ये फैन है, आपके लिए फ्री में घूम रहा है, लेकिन अनअकैडमी के पैसे लग रहे हैं इसके पीछे। बिजली का बिल तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो एब्सोल्युटली फ्री नहीं है, फ्री आपके लिए है। तो ये मॉलिक्यूल सिग्मा बॉन्ड पर घूमते हैं, घूमने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो रूम टेम्परेचर पर अवेलेबल होती है। कैसे, वो सारी बातें हम करेंगे। पर इस वर्ड को आप समझिए, ये वर्ड एनसीईआरटी में है, आज तक आपने अंडरलाइन भी नहीं किया होगा, लेकिन अब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो इस हिंडर्ड वर्ड पर तुरंत आपकी निगाहें जाएंगी। जल्दी से नोट डाउन कीजिए। जल्दी जल्दी सुलटाएंगे भाई। क्या आप स्टैगर्ड और एक्लिप्स को कभी सेपरेट कर पाएंगे? ये एक दूसरे में बदलते रहेंगे, आप चाहकर भी जीवन में इनको कभी सेपरेट नहीं कर पाएंगे। यानी कि एक ही टाइम पर आपको स्टैगर्ड और एक्लिप्स नहीं मिलेगा। वही मॉलिक्यूल किस में मिलेगा? स्टैगर्ड में। और वही मॉलिक्यूल किस में मिलेगा? एक्लिप्स में। सिंपल भाषा में समझाएं तो शक्तिमान ही गंगाधर है, एट ए टाइम एक ही मिलेगा। तो वो मॉलिक्यूल कभी इस शेप में है तो आप उसको स्टैगर्ड बोल रहे हो, इस शेप में है तो एक्लिप्स बोल रहे हो। तो आप डेफिनेशन में भी देखो, ए डिफरेंट शेप्स ऑफ ए मॉलिक्यूल। ए मॉलिक्यूल मतलब मॉलिक्यूल सेम है। सुलटा दिया है। कई बार आपको इनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए कहेगा। ध्यान रखना, बहुत अच्छा एग्जामिनर होगा स्टीरियो में। स्टीरियो एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां जब चाहे वो हाथ पकड़ सकता, आगे नहीं बढ़ने देगा। किसका? मास्टर का। हम केवल आए हुए क्वेश्चंस पर बात करते हैं। आने वाले क्वेश्चन स्टीरियो में बहुत ही स्कोप है, बहुत ही ज्यादा। अगर मुझसे पूछे इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, देन आई विल से कि ये एक दूसरे के क्या है? कन्फॉर्मर्स। क्या बोल दोगे? कन्फॉर्मर्स मतलब डिफरेंट शेप ऑफ ए मॉलिक्यूल। कन्फॉर्मर्स, या फिर कई बार ऑप्शन में कन्फॉर्मर ना मिले तो रोटामर्स। क्या बोल देते हैं? रोटामर्स। आगे बात समझ में? क्या टेक्निकली ये डिफरेंट आइसोमर्स हैं? क्या ये डिफरेंट कंपाउंड्स हैं? नो। इसीलिए हम कन्फर्मेशंस को आइसोमर नहीं बोलते हैं। आइसोमर्स डिफरेंट होते हैं, वो सेपरेट होते हैं, पर इनको तो कभी सेपरेट किया ही। ये तो एक ही मॉलिक्यूल के अलग अलग शेप में। जैसे मैं बोलूं कि कल मैं नहीं आया था, मतलब अगर अपन बात करें फ्राइडे को, कि फ्राइडे को मैं नहीं आया था, मेरे जुड़वा भाई पढ़ाने आए थे आपको, आज मैं आया हूं, कल भी मेरे जुड़वा भाई आएंगे, परसों मैं आऊंगा। तो आप लोग बढ़िया खेल खेलते रहो, दोनों एक साथ तो आते ही। जब दोनों एक साथ आओ तो माने कि आप अलग अलग हैं, यही बात है। तो ये अलग अलग नहीं है, यही मॉलिक्यूल घूम के उसमें चला गया, ये वापस घूम के इसमें आ जाए। तो एक ही मॉलिक्यूल की अलग अलग शेप है, इसीलिए इनको हम आइसोमर नहीं कहते। कई लोग तो इसको स्टार लगाकर लिखवाते हैं कि कन्फॉर्मर्स आर फॉल्स आइसोमर। आइसोमर है ही नहीं। रोटामर्स तो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि किससे बनते हैं? रोटेशन से। कई बार ना तो कन्फॉर्मर दिया होता है, ना ही रोटामर्स दिया होता है, तो फिर ऑप्शन में किस पर जाएंगे? होमोमर्स। किस पर जाएंगे? होमोमर्स। तो अगर कन्फॉर्मर ऑप्शन में है तो कन्फॉर्मर के साथ जाएंगे या रोटामर के साथ। इसको ऑप्शन से हटा लिया है तो किसके साथ जाएंगे? होमोमर्स के साथ। टेक्निकली ये डिफरेंट कंपाउंड्स नहीं है, ये एक ही कंपाउंड के अलग अलग शेप है। क्लियर? जैसे आप जाइए कहां पर? इंस्टाग्राम पर, और आप देखिए इंस्टाग्राम पर आपकी जो डिफरेंट से फोटो पड़ी हुई हैं वो आपकी कंफर्मेशन है तो आप ही, पर कुछ फोटो ऐसी भी हैं जिनमें आप अपने आप को मानते ही नहीं, कुछ ज्यादा खूबसूरत दिख जाते हैं। क्लियर? आप कहते हैं मैं हूं, पर बाजू वाला कहता है ये हो ही नहीं सकती, तुम्हारी फोटो एडिट की हुई है तुमने। कंफर्मेशन में भी फिल्टर लगा रखा है। कंफर्मेशन में क्या लगा रखा है? फिल्टर लगा रखा है। कई बार उल्टा हो जाता है। शादी विवाह में कई बार एक ऐसी फोटो एल्बम के अंदर आ जाती है जिसमें सारे परिवार वाले कहते हैं कि आप ही हैं, पर आप कहते हैं कि मैं नहीं हो सकता, ये वाली हवा में हम रहते हैं। उसमें क्या होता है, किसी एक की तो अच्छी होती है वो फोटो और पीछे बैकग्राउंड में किसी खराब होती है, तो
तो बैकग्राउंड वाले को देखता ही, जिसकी शादी बोलेगा साहब ये फोटो तो रहनी ही चाहिए, पर उससे ज्यादा बैकग्राउंड वाले पर ध्यान जाता है कि तुमने इसको देखा, ये इसी की एक कंफर्मेशन है, हालांकि अपने को पहचानने से मना कर रहा है। तो ये कंफर्मेशन है एक ही मॉलिक्यूल, सुलटा दिया है। चलिए और बात सुनिए कंफर्मेशंस के बारे में, जबरदस्त बातें। मान लीजिए हम मीथेन से बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, ये हमारे सामने कार्बन, कार्बन में कैसा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड। भाई लोगों यहां से क्वेश्चन बना नीट 2017 या 18 के अंदर, एनसीईआरटी में बातें थी, उससे पहले किसी को नहीं पता था। जैसे ही क्वेश्चन आया फिर से की पॉइंट के अंदर आ गया, सीधा पॉइंट। जब भी नोट में आ रहा है ना कोई, तो समझ जाओ वो पीवाईक्यू है। जब भी नोट में आ रहा है तो समझ जाओ पीवाईक्यू है, कि डायरेक्ट क्वेश्चन करवाया जा रहा है। अब अगर अपन बात करें तो ये हमारे सामने है सिग्मा बॉन्ड, और इस पर हम क्या लेंगे, रोटेशन। तो सिग्मा बॉन्ड के रोटेशन से अलग अलग शेप बनेंगे। अब इसमें एक विशेष बात आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप सिग्मा बॉन्ड पर रोटेशन लोगे, किस पर रोटेशन लोगे, तो सिग्मा बॉन्ड की इस बॉन्ड लेंथ पर कोई चेंज नहीं आएगा। सिग्मा बॉन्ड की शेप भी कुछ ऐसी होती है, वो सिलेंड्रिकल शेप का होता है, कि पहली बात तो आप इस पर रोटेशन ले सकते हो बिना बॉन्ड तोड़े, ये गजब की बात है। ऐसा हमेशा नहीं होगा कि आप बॉन्ड पर घुमाओ और बॉन्ड ना टूटे, ये केवल किस पर होता है, सिग्मा पर, और उसकी वजह है उसकी खुद की शेप। जैसे ये दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिग्मा, नाउ यू कैन टेक रोटेशन, ये पेन नहीं टूट रहा, ये इसकी शेप की वजह से है। तो जब भी आप सिग्मा बॉन्ड पर रोटेशन लोगे तो कुछ पॉइंट ध्यान रखना कि सिग्मा बॉन्ड पर रोटेशन लेते हुए बॉन्ड टूटता नहीं है। दूसरी बात, इस बॉन्ड की ओवरलैपिंग में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप जानते हैं ना, एक इस कार्बन का ऑर्बिटल और एक इस कार्बन के ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग से ये बॉन्ड बना हुआ है। तो जब आप रोटेशन लेंगे तो बॉन्ड लेंथ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बॉन्ड लेंथ पर फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब भी आप कंफर्मेशन बनाते हैं तो केवल एक ही चीज चेंज होती है, और उस चीज का नाम है डाइहेड्रल एंगल। आइए आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूं, जरा ध्यान से सुनना, समझाने मात्र के लिए है, यह हकीकत नहीं है। जैसे मैं बोलूं देखो घूम रहा है, घूम रहा है, बताओ बॉन्ड लेंथ चेंज हो रही है क्या, ऐसे पता लगेगा क्या, ये तो समझाने का एक, अगर हो भी रही होती तो तुमको दिखाई दे जाती क्या बॉन्ड लेंथ, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है जब हम हायर लेवल पर बात करते हैं, तो ये तो समझाने का तरीका है। तो सबसे पहले आप एक बात को समझिए, यहां पर कंफर्मेशन बताओ कौन सा है, एक्लिप्स। फ्रंट कार्बन पर बने हुए बॉन्ड्स के बीच का एंगल बताओ, इन दोनों बॉन्ड्स के बीच में एंगल 109.5 डिग्री, sp3 है ना, 109.109 अगर मैं फ्रंट कार्बन को घुमाऊं तो आप बताइए इन बॉन्ड्स के बीच का एंगल बदल गया क्या, अभी भी 109 पॉइंट, अभी भी 109 पॉइंट। तो जब भी आप सिग्मा बॉन्ड पर रोटेशन लेते हैं तो बॉन्ड एंगल चेंज, क्योंकि बॉन्ड एंगल कैसे चेंज होगा, ये बॉन्ड्स तो इसी एटम पर बने और इनके साथ हमने कुछ किया ही, तो जब भी सिग्मा बॉन्ड पर रोटेशन लोगे बॉन्ड एंगल चेंज, तो फिर बदलेगा क्या, ध्यान से सुनिएगा। राइट नाउ डाइहेड्रल एंगल बताओ, डाइहेड्रल एंगल, येलो येलो को देखो, डाइहेड्रल एंगल, अब बताओ, अब बताओ, येलो येलो के बीच में, अब बताओ क्या चेंज हो रहा है, डाइहेड्रल एंगल। तो जब भी आप सिग्मा बॉन्ड पर रोटेशन लेते हैं केवल डाइहेड्रल एंगल चेंज होता है, ना बॉन्ड लेंथ चेंज होती है ना बॉन्ड एंगल चेंज होता है। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ था पॉइंट, लेकिन लोगों को कब पता लगा, जब क्वेश्चन पूछ लिया गया नीट के अंदर। इसलिए सर लोग अब बहुत डेढ़ छाने हो गए हैं, बिल्कुल रिस्क नहीं लेते हैं, पीडीएफ साथ लगाकर चलते हैं कि कोई भी लाइन बिना अंडरलाइन किए तो नहीं छोड़ूंगा मैं, 3-3 बार अंडरलाइन कर लूंगा। गलती से एनसीईआरटी से आया और मैं स्क्रीनशॉट नहीं डाल पाऊं ऐसा तो होगा ही। तो भाई साहब एक ही चीज आसान है एनसीईआरटी में, क्या, अंडरलाइन करना, इसलिए उसको सब कर लेते। मास्टर क्या करेगा, बच्चा कहता है मैं खुद 3 बार करके बैठा हुआ हूं, अब तो मुझे ये नहीं पता चल रहा है लाइन थी क्या, क्योंकि इतनी बार क्या कर दिया, अंडरलाइन। इनफैक्ट उसके नीचे वाली 3 लाइनें भी अंडरलाइन हो गई अपने आप, इतने प्रेशर से अंडरलाइन किया हमने। तो जल्दी से डायग्राम बनाएंगे और इस पर कुछ बातें हम लिखेंगे। ये जो साइन हमने बनाया है ये रोटेशन का साइन है, सुलटा दिया है।
सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे इसमें वन बाय वन करके। देखो ये जो पॉइंट लिखवा रहा हूं ना दोस्त, ये पहला पॉइंट, ये जब आप कंफर्मेशन पढ़ेंगे ना, कंफर्मेशन, तो एनसीईआरटी पहली 4 लाइनों में लिख देता है। कंफर्मेशन एनसीईआरटी की पहली 4 लाइनों पर मैं बिल्कुल 100% दावे के साथ कह सकता हूं कि अपने लेक्चर आने से पहले किसी को एहसास भी, अब हल्का सा स्क्रीनशॉट साइड में चिपका देते हैं कि ये भी देख लो एक बार, हमें भी अभी पता चला है, वरना एक ही बात लिखते थे नोट लगाकर, बॉन्ड एंगल बॉन्ड लेंथ चेंज नहीं होता क्योंकि पीवाई की। देखिए इसके अंदर पहला पॉइंट, सिग्मा मोलिकुलर ऑर्बिटल। अब नहीं बात कर सकता क्योंकि आपने एमओटी नहीं छेड़ी अभी तक आईओसी में, तो इसको सीधा यही लिखना पड़ेगा, ऐसे लिखो सिग्मा एमओ, एमओ का मतलब मोलिकुलर ऑर्बिटल। सिग्मा मोलिकुलर ऑर्बिटल इज सिलेंड्रिकल सिमेट्रिक। Sigma molecular orbital is cylindrical symmetric. Underline the word cylindrical symmetric. Can be rotated about internuclear axis. Can be rotated about internuclear axis. Can be rotated about internuclear axis by any amount. Can be rotated about internuclear axis by any amount. By any amount. Without bond breaking. ये जबरदस्त पॉइंट है. Without bond breaking. Without bond breaking. Without bond breaking and without disturbing. And without disturbing. And without disturbing. And without disturbing the electron distribution. And without disturbing the electron distribution. Without disturbing the electron distribution, comma, bond length, bond length, bond length and extent of overlapping. And extent of overlapping. ये जबरदस्त पॉइंट है जो लिखे गए हैं. And extent of overlapping. जब भी कभी आप सिग्मा बॉन्ड पर क्या लेंगे? रोटेशन. वापिस से सुनो, जब भी कभी आप सिग्मा बॉन्ड पर क्या लेंगे? रोटेशन. तो ध्यान रखिए, सिग्मा बॉन्ड पर आप रोटेशन ले सकते हो बिना बॉन्ड तोड़े. उस बॉन्ड को तोड़ने की जरूरत नहीं है, मतलब बॉन्ड घूम जाएगा बिना बॉन्ड टूटे, कितने भी अमाउंट से, इवन 360 से आप घुमा सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है. और ऐसा हो क्यों पाता है? ऐसा हो पाता है इस बॉन्ड की शेप की वजह से. जो आपने वर्ड लिखा है क्या? सिग्मा मोलिकुलर ऑर्बिटल इज सिलेंड्रिकल सिमेट्रिक. ये ध्यान रखना भाई, ये वर्ड आपको आईओसी में बताया जाएगा, केमिकल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर. तब तक आपको ध्यान रखना है कि जो सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो शेप होती है वो कैसी होती है? सिलेंड्रिकल सिमेट्रिक, जिसकी वजह से आप वहां रोटेशन ले सकते हो, बॉन्ड नहीं टूटेगा. दूसरी बात, जब भी आप रोटेशन लोगे तो यहां पर जो ओवरलैपिंग है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ओवरलैपिंग पर फर्क नहीं पड़ रहा, इसका मतलब बॉन्ड लेंथ पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. आप जानते हैं अगर ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्ग है तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, बॉन्ड लेंथ ऑटोमेटिक कम हो जाएगी. अगर ओवरलैपिंग वीक है तो आप जानते हैं बॉन्ड वीक होगा और बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाएगी. क्लियर? तो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा. जब आप सिग्मा बॉन्ड पर रोटेशन लेंगे तो इस बॉन्ड्स के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्टर्ब होने वाला नहीं है. और उन सब के पीछे का कारण है इस बॉन्ड की खुद की शेप. क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? तो पहला पॉइंट जबरदस्त, और बोला गया एक भी लाइन एनसीईआरटी से बाहर नहीं है. ये लेवल एनसीईआरटी का. अभी तो मैंने इसको टुकड़ों में नहीं तोड़ा है. इसने बोला है सिग्मा एमओ, सिग्मा मोलिकुलर दो होते हैं, सिग्मा बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल एंड सिग्मा एंटी बॉन्डिंग. दोनों ही सिलेंड्रिकल सिमेट्रिक होते हैं. ये लेवल एनसीईआरटी का, आप देखना एनसीईआरटी में लिखी हुई बात है. अगला पॉइंट लिखिए, जब भी आप सिग्मा बॉन्ड पर रोटेशन लेंगे क्या सेम रहेगा? बॉन्ड एंगल रिमेन्स द सेम. आगे लिख दो, बॉन्ड एंगल रिमेन्स द सेम. सिग्मा बॉन्ड पर रोटेशन लेते हुए आपके बॉन्ड एंगल कभी चेंज, बॉन्ड एंगल रिमेन्स द सेम. नेक्स्ट और थर्ड पॉइंट,
तो बताइए जब सिग्मा बॉन्ड पर आप रोटेट करते हो तो केवल एक चीज बदलती है और उसका नाम है डाइहेड्रल एंगल। लिख दीजिए, ओनली डाइहेड्रल एंगल कीप चेंजिंग, ओनली डाइहेड्रल एंगल कीप चेंजिंग, ओनली डाइहेड्रल एंगल कीप चेंजिंग, ओनली डाइहेड्रल एंगल कीप चेंजिंग। कौन बदलता रहता है आपका डाइहेड्रल एंगल? तो ये हमने कुछ बातें कंफर्मेशन रिलेटेड आप लोगों के सामने किया है, ठीक है। एक बार मुझे रिकॉल करवाओ, कंफर्मेशन क्या होती है? अपने लेवल पर बात करें तो सिग्मा बॉन्ड के रोटेशन से जो अलग अलग शेप बनती है उनका नाम क्या है? कंफर्मेशन। क्लियर? और ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहती हैं और क्लियरिटी आएगी जब टॉपिक आपका आगे बढ़ेगा, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड पर रोटेशन एब्सोल्युटली फ्री है, मतलब क्या? रोटेट करने के लिए कोई एनर्जी की जरूरत नहीं होती। तो जवाब है गलत, रोटेशन हिंडर्ड है, घूम जाएगा सिग्मा बॉन्ड, लेकिन घुमाने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी। क्लियर? दूसरा पॉइंट, सिग्मा बॉन्ड पर घुमाते हुए किन चीजों में कोई फर्क नहीं पड़ता है? इसकी बॉन्ड लेंथ, इसके इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन एंड बॉन्ड एंगल, कोई फर्क पड़ने वाला। रोटेशन के ड्यूरिंग केवल एक चीज चेंज होती है और उसका नाम है डाइहेड्रल एंगल, केवल और केवल डाइहेड्रल एंगल बदलेगा। कई पॉइंट क्लियर हुए? अभी भी उसमें कुछ पॉइंट ऐसे हो सकते हैं जिनमें क्लियरिटी अभी तक आपको नहीं आई है, लेकिन जैसे जैसे टॉपिक आप आगे बढ़ेगा एकदम 101% क्लियरिटी आपको दिखाई देगी। नेक्स्ट अब आता है एनसीईआरटी का ही कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ इथेन। अब वन बाय वन चलेंगे भाई। कन्फर्मेशनल एनालिसिस, कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ इथेन एनसीईआरटी में केवल यही है। कई बार क्वेश्चन बन चुका है, क्वेश्चन बनता रहेगा अलग अलग तरीके से। लगभग 1.5 पेज के आसपास उसने लिखा है और इतना गजब लिखा है कि आप उसको रट नहीं पाओगे। कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ इथेन, चलिए इसको समझेंगे। सभी के पेन डाउन होने चाहिए। एनालिसिस का मतलब है डेप्थ में इसका हम स्टडी करेंगे, बिल्कुल बेहतरीन लेवल पर चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। वन बाय वन ध्यान से सुनिए। जब भी किसी की कंफर्मेशन बनानी हो, जैसे किसकी बनानी है? इथेन। समझते हैं कैसे कंफर्मेशन बनाई जाती है। ये हमारे सामने दिया गया है इथेन, ठीक है। तो जब भी हम कंफर्मेशन बनाएंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम कंफर्मेशन न्यूमेन प्रोजेक्शन में बनाते हैं, क्योंकि न्यूमेन में चीजों को एनालाइज करना बहुत आसान होता है। पर्टिकुलरली किसको एनालाइज करना? डाइहेड्रल एंगल, बहुत आसान हो जाता है। तो न्यूमेन प्रोजेक्शन जब भी हम बनाते हैं, मैंने पहले भी कहा था, सबसे पहले आप ये डिसाइड कीजिए कि मॉलिक्यूल को कौन से बॉन्ड के अक्रॉस आप देखना चाहते हैं। तो हमने डिसाइड कर लिया है कौन से बॉन्ड के अक्रॉस देखेंगे? कार्बन कार्बन बॉन्ड के अक्रॉस। तो कहता है फिर एक को बना दिए फ्रंट और एक को बना दीजिए बैक। तो हमने इसको कौन सा बना दिया है बताइए? फ्रंट कार्बन। क्या बना दिया है? फ्रंट कार्बन। और दोस्त इसको क्या बना दिया है? बैक कार्बन। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया है? तो ये फ्रंट कार्बन है और ये हमारे सामने है बैक कार्बन। तो ये कार्बन नंबर 1 इज द फ्रंट कार्बन, कार्बन नंबर 2 इज द बैक कार्बन। इस बॉन्ड के अक्रॉस हम मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व करेंगे। दूसरा पॉइंट, रोटेशन कहां लोगे? तो जिस बॉन्ड के अक्रॉस आप ऑब्जर्व करने वाले उसी पर रोटेशन लो। यानी कि हम C1 C2 के सिग्मा बॉन्ड पर क्या लेंगे? रोटेशन। जब हम कंफर्मेशन बनाएंगे तो C1 C2 बॉन्ड के अबाउट हम रोटेशन लेने वाले हैं। इसको ऐसे भी लिखाया जा सकता है या कई बार एग्जामिनर ऐसे लिखेगा कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 और इस प्रकार से। तो ये जो एरो है ये रोटेशन का एरो है, मतलब मॉलिक्यूल को कौन से बॉन्ड के अक्रॉस घुमाना है? C1 C2 के। ठीक है, अब सभी का ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। आइए हम न्यूमेन प्रोजेक्शन बनाते हैं। फ्रंट कार्बन पर ध्यान से देखिए, ये हमारे सामने कौन सा कार्बन है? पक्का? कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं? लगा दिए। वापस देखो बैक कार्बन, बैक कार्बन विल बी रिप्रेजेंटेड बाई, बताओ बैक कार्बन पर भी कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं? 3 कार्बन, मतलब 3 हाइड्रोजन। ये हमारे सामने है। जल्दी से बताइए ये कंफर्मेशन कौन सी बनाई है मैंने? कौन सी कंफर्मेशन बनाई है? दिस इज एक्लिप्स्ड कंफर्मेशन। मैं कुछ हाइड्रोजन को हाईलाइट करता हुआ चलूंगा, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। बताइए इन दोनों बॉन्ड्स के बीच में, फ्रंट कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ये और बैक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ये, डाइहेड्रल एंगल कितना है राइट नाउ? बिल्कुल सही आपने बोला है, थीटा इज इक्वल टू कितना है? 0 डिग्री। कौन सी कंफर्मेशन है? दिस इज एक्लिप्स्ड कंफर्मेशन। ये हमारे सामने है एक्लिप्स्ड। अब आपको फ्रंट कार्बन को फिक्स कर देना है। क्या बोला? फ्रंट कार्बन को फिक्स कर देना है और बैक कार्बन को घुमाएंगे। कितने के डाइहेड्रल एंगल से? 60 के डाइहेड्रल एंगल से। सर 60 से ही क्यों घुमाना है? उसका जवाब भी दिया
जाएगा। पर पहले आप कंफर्मेशन मेरे साथ के साथ बनाएंगे, इतना नोट करेंगे पहले। पेपर हमारा ऑब्जेक्टिव है दोस्त, लेकिन तैयारी सब्जेक्टिव जैसी होनी चाहिए। नीट 2 में होगा वो, अभी तक कोई कंफर्मेशन आया है क्या प्री मेंस टाइप? क्योंकि 2 में तोड़ दिया तो अगले में तो ढंग से साफ करेगा। फिर अलग अलग टीचर चलेंगे, मेंस प्री करने के लिए यहां से पढ़ लो, फिर नेक्स्ट वाले के लिए यहां से पढ़ लो, क्योंकि ये यहीं तक ही बताएगा। जैसे जेई मेंस वर्सेस जेई एडवांस चलता है ना, एडवांस का लेवल एकदम ताबड़तोड़। सुलटा दिया है। सुनो ध्यान से, करना क्या है, फ्रंट कार्बन को फिक्स और बैक कार्बन को कितने डाइहेड्रल एंगल से? 60 डिग्री से। एक बार मैं घुमाऊं, फिर आपको आइडिया लग जाएगा किस प्रकार से रोटेशन लेने हैं। ये साइन बताता है कि ये इंटर कन्वर्टेबल है। इससे और भी क्लैरिटी आएगी इंटर कन्वर्टेबल क्यों। ये हमारे सामने देखो, फ्रंट वाले को एज इट इज फिक्स रखता हूं, ध्यान दो इधर सभी लोग, फ्रंट वाला एज इट इज फिक्स है, बैक कार्बन को घुमाना है। तो जैसे ही मैं बैक कार्बन को घुमाऊंगा तो बताओ, ये हाइड्रोजन घूमकर यहां पर, ये हाइड्रोजन घूमकर यहां पर, ये हाइड्रोजन घूमकर यहां पर। मॉडल्स भी अपने पास रखे हैं, पर जब तक आप चीजों को विजुलाइज नहीं करोगे तब तक कोई मतलब। एक बार सोचो, अगर मैंने बैक कार्बन को घुमाया तो एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड घूमेगा कि तीनों? अगर मैंने फैन की एक ब्लेड को घुमा दिया तो एक घूमेगी कि तीनों? तीनों घूम गई क्लॉकवाइज। तो आप बताओ इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल बताओ, इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल कितना है? 120। तो 60 से घुमाऊंगा तो बिल्कुल बीच में। तो ये वाला हाइड्रोजन यहां बीच में, ये वाला हाइड्रोजन यहां बीच में, और ये वाला हाइड्रोजन यहां बीच में। लीजिए, तो अगर मैंने 60 डिग्री से घुमा दिया है, कलर में वही रखता हूं, अगर मैंने 60 डिग्री से घुमा दिया है तो ये वाला हाइड्रोजन यहां जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन यहां जाएगा, और ये वाला हाइड्रोजन यहां जाएगा। कंफर्मेशन बताओ क्या बन गया है? कंफर्मेशन बताओ क्या बन गया है? स्टैगर्ड। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? नेक्स्ट अगर अपन बात करें, ध्यान से सुनिए, फिर से ये वाले बॉन्ड, इन पर मैं लाइन क्यों खींच रहा हूं? क्योंकि थोड़ी देर बाद आपको फर्क ही नहीं समझ में आएगा। आप बताओ, ये CH बॉन्ड और इस CH बॉन्ड के बीच में डाइहेड्रल एंगल कितना है? तो थीटा इज इक्वल टू कितना है? 60 डिग्री। बताइए 0 डिग्री पर कौन सी कंफर्मेशन? एक्लिप्स। 60 डिग्री पर कौन सी? स्टैगर्ड। अब घुमाना शुरू करो, और घुमाने में आप लोग एक्सपर्ट हैं ही, और किसी का तो पता नहीं, लेकिन घर वालों को तो 2-3 साल से घुमा ही रहे हो कि इस साल मास्टर खराब आ गया था, इस साल कोचिंग खराब चली गए थे, अगली बार पेपर टफ आ गया था, उससे अगली बार कोई ना कोई नया बहाना तो ढूंढ ही, साल भर में करना ही तो क्या है, बहाना ही तो ढूंढना है। ये सही नहीं है सर, जलील कर रहे हो आप हमको, बेइज्जती कर रहे हो आप हमारी। हमारी तारीफ कीजिए, हम तारीफ सुनने के आदी हो गए, तभी हमें अच्छा लगेगा। आपकी तारीफ से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, यही कृपा रुकी हुई है। सही बात है क्या? बेवजह कोई तारीफ कर रहा है तो समझ जाओ काम निकाल रहा है। बेवजह कोई किसी की तारीफ तो करेगा। मास्टर कई बार आपकी इतनी इज्जत कर देता है कि आपके घर वाले नहीं करते। कितना प्यार से बोल रहा है भाई, देख, कभी मम्मी पापा ने नहीं बोला, कितना अच्छा इंसान है ये। क्योंकि मम्मी पापा का तो लाइफ टाइम झेलना है ना आपको। अगर नौकरी कहीं नहीं लगी तो उन्हीं के कंधों पे बैठे रहोगे। तो वो तो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी कहीं ना कहीं कामयाब हो जाएं आप लोग, कहीं ना कहीं ढंग की जगह लगे। मास्टर का क्या है, 2 साल, क्या बिगड़ रहा है मेरा तारीफ करने में? कुछ नहीं बिगड़ रहा है। जब फोन करोगे और तारीफ, अरे तो आप तो काबिल थे ही, मुझे तो डे 1 से आप में काबिलियत नजर आ रही थी, पर पेपर बच्चा ऐसा आया ना, क्या बताऊं, हालात ऐसे थे, तेरी कोई गलती नहीं थी। ये बात बुढ़ापे में जब तुम सुनोगे तो मतलब इसके बदल जाएंगे कि हालात तो सबके लिए ही थे और पेपर भी सबके लिए ही था।
ऐसा तो है नहीं मेरे लिए अलग से एनटीए वाले लेके आए, तो तू इधर बैठ, तू ये वाला पेपर देगा। सुलटा दिया है। एक बार मुझे डाइहाइड्रल एंगल बता दो यहां पर दोस्तों। यहां तो आपने बता दिया जिन हाइड्रोजन्स पर मैंने लाइन बनाई हुई है, इस बॉन्ड और इस बॉन्ड के बीच में थीटा इज इक्वल टू 120। अब आपको समझ में आने लगा हम न्यूमैन में क्यों, क्योंकि डाइहाइड्रल एंगल बहुत आसानी समझ में आता है। नेक्स्ट वाले बताओ थीटा इज इक्वल टू, बिल्कुल सही। फिर से घुमाइए 60 डिग्री से। अब की बार घुमाओगे तो ये हाइड्रोजन इसके पीछे, वो हाइड्रोजन उसके पीछे। ये वाला पॉइंट समझ में तो आ गया था ना। देखो जैसे ही घुमाओगे तो ये घूम के इसके पीछे, ये घूम के इसके पीछे, और ये घूम के इसके पीछे। मैं थोड़ी देर बाद आपको इस बात का भी रीजन दूंगा कि मैंने 60 डिग्री डाइहाइड्रल एंगल ही क्यों चुना। 60 डिग्री से वापस घुमा दिया है। ये हाइड्रोजन यहां पर, ये हाइड्रोजन यहां पर, ये हाइड्रोजन यहां पर। बताइए थीटा कितना रहने वाला है, थीटा बताओ कितना रहने वाला है। इस बार थीटा कितना हो गया घूम के, कितना हो गया है 240, बिल्कुल सही। थीटा इज इक्वल टू 240 डिग्री। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, वापस से घुमा दीजिए। 60 डिग्री से घुमाना है भाई लोगों, कितने से घुमाना है 60। फ्रंट कार्बन को फिक्स रख लीजिए, बैक कार्बन को घुमा दीजिए। तो ये वाला हाइड्रोजन यहां पर, ये वाला हाइड्रोजन यहां पर, ये वाला हाइड्रोजन यहां पर, जिन पर लाइनें बनी है उन बॉन्ड्स के बीच का डाइहाइड्रल एंगल बताओ कितना हो गया है। तो 60 डिग्री और ऐड कर दो, थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया है 300 डिग्री। फिर से घुमा दो भाई लोगों 60 डिग्री से, तो आप लोगों के सामने ये वाला कंफर्मेशन बनकर आ जाएगा, ये वाला कंफर्मेशन बनकर आ जाएगा। तो डाइहाइड्रल एंगल बता दो यहां पर, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री भी कह सकते हैं या फिर 360 भी कह सकते हैं। ये कौन सी कंफर्मेशन बनी है, एक्लिप्स्ड। कौन सी कंफर्मेशन बनी है, ये कौन सी कंफर्मेशन बनी है स्टैगर्ड। ये कौन सी कंफर्मेशन बनी है एक्लिप्स्ड। सबसे पहले आप यहां तक पहुंचे फिर हम आगे बात करेंगे, सबसे पहले आप यहां तक पहुंचे फिर हम आगे बात करेंगे। 360 तक घुमाते हुए आए, फ्रंट कार्बन को फिक्स कर देना है दोस्तों, बैक कार्बन को घुमा देना है। याद रखें फ्रंट कार्बन के बॉन्ड डॉट से शुरू होंगे, बैक कार्बन के बॉन्ड सर्कल से शुरू होंगे। ये नहीं कि सारे एक जगह से खींच के सर्कल बना दिया है, सुलटा दिया सभी ने। एक बार मुझे बताओ स्टैगर्ड कंफर्मेशन कौन कौन से डाइहाइड्रल एंगल पर बन रहा है, स्टैगर्ड और एक्लिप्स कहां कहां बन रहा है। स्टैगर्ड बताओ, स्टैगर्ड राक्षस 0 बोल रहा है। स्टैगर्ड कितने पर है 60, 180 एंड 300। तो स्टैगर्ड कंफर्मेशन आपका बनेगा 60 डिग्री के डाइहाइड्रल एंगल पर, 180 के डाइहाइड्रल एंगल पर एंड 300 डिग्री के डाइहाइड्रल एंगल पर। सही बात है। दूसरा बताओ एक्लिप्स कहां कहां बना, 0 डिग्री पर, 120 डिग्री पर, 240 डिग्री पर एंड 360 पर। तो ये बनेगा 0 डिग्री पर, 120 डिग्री पर, 240 डिग्री पर एंड 360 डिग्री पर। सही है कि नहीं है, जल्दी से नोट डाउन कर दीजिए, एक बार जल्दी से नोट डाउन कर दीजिए। जल्दी से नोट डाउन करेंगे। अब एक बार हम पीवाई क्यू डिस्कस करते हैं नीट का। नीट में आया, ईयर मुझे याद नहीं है, कि इन केस ऑफ इथेन, क्या बोला, इन केस ऑफ इथेन eclipsed conformation is formed at dihedral angle. Eclipsed conformation is formed at dihedral angle. ऑप्शन में 0 डिग्री भी था, 120 डिग्री भी था, एंड ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था कि 1 and 2 बोथ करेक्ट या 3 और 4, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। एक सिंगल चॉइस पर जाना था, 0 डिग्री भी था, 120 डिग्री भी था। किसके साथ जाएंगे, कोई लॉजिक है क्या, क्योंकि पहले 0 लिखा आपने, पहले 120 लिखते तो हम पहले 120। क्या लॉजिक है, क्या पहले वाला बताना है, दिमाग से पैदल लोगों, आया हुआ क्वेश्चन है ये, आया हुआ क्वेश्चन है, आंसर याद है। मैं तो 2 मिनट लगेंगी कि 0 और 120 हो तो किसको बोल देना 0, 60 और 180 हो तो किसको बोल देना 60। निकालो क्वेश्चन, ये लो खत्म। क्यों बोल दूं, उससे पहले भी मुझे मालूम था कि नहीं मालूम था, क्योंकि आप तो बहुत धड़क्के से बता रहे थे इतने पर डाइहाइड्रल एंगल पर ये बनता है।
भाई मैंने इसीलिए यहां पर आपको देखो ये लाइनें खींची है, सभी का ध्यान बोर्ड पर होगा। अगर मैं यहां से ये लाइन गायब कर दूं, मैं यहां से ये लाइन गायब, अब गौर से देखो, अगर मैं पूछ रहा हूं डाईहेड्रल एंगल तो 0 डिग्री, पक्का। अगर मैं पूछ रहा हूं डाईहेड्रल एंगल, पर 120 दिख रहा था जब आपने हाइड्रोजन इंडिकेट किए हुए थे। अगर मैं यहां से आपसे पूछ लूं कि बताइए डाईहेड्रल एंगल 0 डिग्री, इफ नथिंग इज मेंशन्ड, बॉन्ड मेंशन ही नहीं है, तो दो ही एंगल दिखेंगे, या तो 0 या 60। अब देखो अगर मैं यहां से ये हटा दूं तो डाईहेड्रल एंगल यू विल से 60 डिग्री, अगर यहां से ये हटा दूं तो डाईहेड्रल एंगल यू विल से 60 डिग्री। कहां है 180, इनमें इसमें कोई फर्क ही नहीं, गौर से देखो। अगर मैं यहां से ये हटा दूं, अगेन यू विल से डाईहेड्रल एंगल इज 60 डिग्री। तो दो ही एंगल है यहां पर, आइदर 0 और 60 डिग्री का डाईहेड्रल एंगल। तो अगर स्टैगर्ड में जाना है तो किस पे जाओगे 60, एक्लिप्स पे जाना है तो 0 डिग्री। लेकिन अगर मैं बॉन्ड मेंशन कर दूं तो फिर आपको साफ साफ दिखेगा, जैसे हमने पहले किया हुआ था। बताओ इन दोनों बॉन्ड्स के बीच का डाईहेड्रल एंगल 0, बताइए इन दोनों बॉन्ड्स के बीच का डाईहेड्रल एंगल 60, इन दोनों बॉन्ड्स के बीच का डाईहेड्रल एंगल 120, इन दोनों बॉन्ड्स के बीच का डाईहेड्रल एंगल 180, इन दोनों बॉन्ड्स के बीच का डाईहेड्रल एंगल 240, इन दोनों बॉन्ड्स के बीच का डाईहेड्रल एंगल, एंड इन दोनों बॉन्ड्स के बीच का डाईहेड्रल एंगल 0 या 60। पर उसने तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं है, तो ये तो मैंने आपको हाईलाइट किया तब जाकर पता चला, वरना तो दो ही एंगल दिखेंगे, या तो 0 डिग्री का या 60 डिग्री का। पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसमें किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी? इसका मतलब क्या हुआ, सारी की सारी जो एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन है वो एक जैसी है। गौर से देखो, ये 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 और ये कोई फर्क नहीं है, केवल कलर अलग अलग बॉन्ड पर बना रखा है। तो ऑल एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशंस आर इक्विवेलेंट, सारी की सारी स्टैगर्ड इक्विवेलेंट है। गौर से देखो, अगर मैं बॉन्ड का कलर गायब कर दूं तो इसमें और इसमें आपको कोई फर्क नजर नहीं आएगा। आगे मैं रिपल्सन से बताऊंगा ये बात। अगर मैं गायब कर दूं तो इसमें इसमें और इसमें कोई फर्क नजर आने वाला नहीं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट, ये भी सर आपकी बात मान ली, पर अभी भी हमारे दिमाग में एक सवाल है कि आपने डाईहेड्रल एंगल 60 डिग्री का क्यों सेलेक्ट किया? हाँ हम जानते हैं कई सालों से हम 60 डिग्री से घुमा रहे हैं, पर हम जानना चाहते हैं 60 ही क्यों, 30 डिग्री क्यों नहीं, 10 डिग्री क्यों नहीं, 1 डिग्री क्यों नहीं? आप 60 डिग्री के डाईहेड्रल एंगल से रोटेशन क्यों लेना चाहते हैं? तो सभी एक बार मॉडल पर ध्यान देंगे और शायद आपको आपका जवाब मिल जाए। आप बताइए स्ट्रेन मैक्सिमम किस में होती है? मैक्सिमम स्ट्रेन कौन सी कंफर्मेशन में? एक्लिप्स्ड, आइदर इट इज टॉर्सनल और स्टेरिक। मिनिमम किस में होती है? स्टैगर्ड। सही बात है कि नहीं? आइदर इट इज टॉर्सनल, हालांकि टॉर्सनल ऑलमोस्ट 0 हो जाती है, और स्टेरिक। सही बात है। तो आप इधर देखिए ध्यान से, कंफर्मेशन बताओ राइट नाउ कौन सी है? फ्रंट कार्बन क्या है? फिक्स, बैक कार्बन इज रोटेटेड बाय 60 डिग्री। सभी रेड रेड पर ध्यान देंगे। बताइए 60 से घुमाने पर कौन सा बन गया? ये कौन सा था? एनर्जी मैक्सिमम, बिकॉज रिपल्सन एक्लिप्स में टॉर्सनल एज वेल एज स्टेरिक मैक्सिमम होती है, और स्टैगर्ड में टॉर्सनल एज वेल एज स्टेरिक मिनिमम। तो यहां एनर्जी मैक्सिमम थी, यहां एनर्जी, फिर 60 से घुमाया क्या बन गया? एक्लिप्स्ड। फिर 60 से घुमाया क्या बन गया? 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 तो 60 डिग्री के डाईहेड्रल एंगल पर या तो मॉलिक्यूल की एनर्जी मैक्सिमम है या मिनिमम है, या मैक्सिमम है या मिनिमम है, और इन्हें एक्सट्रीम केसेस कहा जाता है। स्टैगर्ड एंड एक्लिप्स आर एक्सट्रीम केसेस। एक्सट्रीम का मतलब कि एनर्जी में एक हाईएस्ट और एक लोवेस्ट। दैट्स व्हाई वी सेलेक्टेड द डाईहेड्रल एंगल 60 डिग्री, कि 60 पर घुमाने पर या तो रिपल्सन मैक्सिमम हो जाएंगे या तो रिपल्सन मिनिमम हो जाएंगे। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? चलिए हम आगे बढ़ेंगे, कुछ इंफॉर्मेशन वाले पॉइंट इसके बारे में हमें मालूम होना चाहिए। मैं इथेन के बारे में आपको बता देता हूं, ध्यान से सुन लो। इथेन के बारे में कुछ बातें मैंने आपको पहले भी बताई थी, जस्ट रिकॉल करवा रहा हूं। ये इथेन की बताओ कौन सी कंफर्मेशन है? कौन सी कंफर्मेशन है? कौन सी कंफर्मेशन है? एक्लिप्स्ड कंफर्मेशन। आप इसमें बताइए टॉर्सनल स्ट्रेन कितना है? बॉन्ड पेयर रिपल्सन। फिर से बताओ, बॉन्ड पेयर
रिपल्सन। फिर से बताओ, बॉन्ड पेयर एक CH बॉन्ड दूसरे CH बॉन्ड को रिपेल करता है तो कितना एनर्जी बढ़ जाता है? 1 किलो कैलोरी। फ्राइडे को बताया था, एक CH रिपल्सन से 1 किलो, तो इसमें टॉर्सनल स्ट्रेन कितना हो गया बताओ? टॉर्सनल स्ट्रेन 3 किलो कैलोरी पर मोल। अगर इसी को जूल में ले जाऊं तो बताओ 12.6 किलो जूल पर मोल। 12.5 भी लिख देते हैं, 6 भी लिख देते हैं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये कौन सा रिपल्सन है बताओ? कौन सा रिपल्सन है ये? टॉर्सनल स्ट्रेन। अब आते हैं दोस्तों सबसे जबरदस्त पॉइंट, और मैं इसको सोहर्स प्रोजेक्शन के थ्रू समझाना चाहता हूं। किसके थ्रू समझाना चाहता हूं? सोहर्स प्रोजेक्शन। जरा कंफर्मेशन को देखिए ध्यान से, जबरदस्त एंड एक्सक्लूसिव पॉइंट आप लोगों के सामने। कंफर्मेशन को ध्यान से देखिए, कौन सी कंफर्मेशन है ये? हमारे सामने कौन सा कंफर्मेशन था? एक्लिप्स। यहां से मैंने आपको क्या समझाया? टॉर्सनल स्ट्रेन। यहां से मैं आपको समझाना चाहता हूं कौन सा स्ट्रेन? स्टेरिक स्ट्रेन। कौन सा? स्टेरिक स्ट्रेन। कौन सी कंफर्मेशन है? एक्लिप्स। तो अगर एक्लिप्स कंफर्मेशन में मैं किसकी बात करता हूं? वंडरवॉल स्ट्रेन या स्टेरिक स्ट्रेन, तो ये किसकी वजह से लगेगा? कि ये हाइड्रोजन जब इस हाइड्रोजन को रिपेल करेगा, इस रिपल्सन की वजह से कितनी एनर्जी बढ़ेगी। तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, सबसे पहले सुन लीजिए, वंडरवॉल रेडियाई ऑफ, क्या बोल रहा हूं? वंडरवॉल्स रेडियाई, वंडरवॉल्स रेडियाई ऑफ H2, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की जो वंडरवॉल रेडियाई है वो आपकी होती है 0.12 नैनोमीटर के आसपास। कितना होता है? 0.12 नैनोमीटर। पक्का? और यहां पर इन हाइड्रोजन्स का जो मैं आपको गैप बता दूं, जो डेटा है, ये जो गैप है ये अप्रोक्सीमेटली है 0.23 नैनोमीटर। 0.23 नैनोमीटर ये डेटा है। ये क्या है? डेटा। अब गौर से देखकर बताइए, दो एटम या दो ग्रुप एक दूसरे को कब रिपेल करते हैं? जब उनके बीच का गैप वंडरवॉल रेडियाई के डबल से कम हो। तो बताइए वंडरवॉल रेडियाई कितनी है हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच की? 0.12 नैनोमीटर। अगर इसका जस्ट डबल करूं तो 0.24 नैनो, और इनके बीच का जो गैप है वो 0.23 नैनोमीटर, मतलब अप्रोक्सीमेटली डबल के बराबर है। और डबल के बराबर है जिसकी वजह से ये अब एक दूसरे को रिपेल, इवन इन एक्लिप्स कंफर्मेशन। गौर से देखिए कौन सी कंफर्मेशन है, और एक्लिप्स में यही एक दूसरे के सबसे नजदीक हैं। सिमिलरली ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन को रिपेल नहीं करेगा क्योंकि इनके बीच का जो गैप है वो वंडरवॉल रेडियाई के जस्ट डबल के बराबर है। अगर हम बात करें तो ये वाला भी एक दूसरे को रिपेल नहीं करेगा क्योंकि इनके बीच का जो गैप है ये वंडरवॉल रेडियाई के जस्ट डबल के, मतलब इथेन की एक्लिप्स कंफर्मेशन में किसी भी प्रकार का कोई स्टेरिक स्ट्रेन, कोई भी स्टेरिक स्ट्रेन नहीं है। इसका लॉजिक आप क्या देते हो? इन इथेन हाइड्रोजन डजंट रिपेल हाइड्रोजन बिकॉज दे आर स्मॉल इन साइज। कद्दू साइज से फर्क पड़ेगा क्या? यहां तो बोलते हो रिपल्सन, ध्यान से सुनना मेरी बात को, यहां क्या बोलते हो? रिपल्सन नहीं है, बिकॉज हाइड्रोजन की साइज क्या है? कम। फिर जाते हो जीओसी में। कहां जाते हो? जीओसी में। और जीओसी में जाते जाते सारी बातें भूल जाते हो, पढ़ाने वाला भी और पढ़ने वाला भी सारी बातें भूल जाता है। फिर यहां समझाते हैं कि देखो बेटा ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन, टेन एनुलिन कुछ याद आ रहा है? ये हाइड्रोजन ये रिपेल करते हैं, नॉन प्लेनर हो गया ऐसे। तो तू डिसाइड कर ले, यहां तो बोल रहा था साइज कम है रिपेल, और तू यहां कह रहा है रिपेल कर रहे हैं, मतलब तेरे को खुद को नहीं पता कब रिपल्सन होता है और कब रिपल्सन। हाइड्रोजन हाइड्रोजन को रिपेल कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, डिपेंड करता है उनके बीच का गैप कितना है। जैसे यहां पर गैप ऑलमोस्ट उनकी वंडरवॉल रेडियाई के जस्ट डबल के, तो रिपल्सन नहीं करेंगे। और ये डबल के बराबर है, ये कौन डिसाइड करेगा? जरा दोस्तों ध्यान से सुनना, ये तो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ डिसाइड करेगी ना। आप बताइए, इधर देखिए ध्यान से, ये बहुत जबरदस्त पॉइंट है जिन पे क्वेश्चन नहीं आए हैं नीट के अंदर, बाकी एग्जामिनेशन में तो आ चुके हैं, आए नहीं है, और एक्सक्लूसिव पॉइंट है, 101% बोल रहा हूं। क्लियर? ये आपका कार्बन कार्बन बॉन्ड है। अब बताइए इस कार्बन पर क्या लगा दिया? हाइड्रोजन। और इस कार्बन पर क्या लगा दिया? तो ये हाइड्रोजन अब इससे ज्यादा नजदीक, तो इन हाइड्रोजन्स के बीच में गैप क्या रहेगा? ये कार्बन कार्बन बॉन्ड डिसाइड करेगा। और ये बॉन्ड लेंथ काफी है,
इन दोनों को इनकी वंडरवॉल रेडियस के डबल के बराबर ले जाने के लिए। अब ये चाहकर भी इससे नजदीक तो नहीं आ सकते, तो दिस हाइड्रोजन इज नॉट रिपेलिंग दिस हाइड्रोजन इवन इन एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। तो दो स्टैगर्ड में तो डिस्टेंस और भी ज्यादा हो जाएगी। तो आप सोचिए, जब इथेन का मॉलिक्यूल कौन सी कन्फर्मेशन में होगा, कौन सी कन्फर्मेशन में होगा, तो केवल कौन सी स्ट्रेन मौजूद होगी, टॉर्सनल, स्टेरिक नहीं मौजूद होगी, स्टेरिक का रोल नहीं है। अगर इथेन का मॉलिक्यूल, ध्यान से सुन ले, अगर इथेन का मॉलिक्यूल कौन सी कन्फर्मेशन में है, इथेन का मॉलिक्यूल कौन सी कन्फर्मेशन में है, स्टैगर्ड। सबसे पहले बता, टॉर्सनल स्ट्रेन 0, स्टेरिक स्ट्रेन 0। अरे जब एक्लिप्स में रिपेल नहीं कर रहा तो स्टैगर्ड में तो मतलब ही, बिकॉज स्टैगर्ड में एटम्स और ग्रुप एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस, मतलब यहां पर मैं कह सकता हूं नो रिपल्सन। क्या कह सकता हूं, नो रिपल्सन। दोस्त तूने ध्यान नहीं दिया, मैंने ये बात जो अपनी है वो तेरे सामने पहले भी रखी थी कि इस मॉलिक्यूल में किसी प्रकार का कोई रिपल्सन, आगे आने पर यह भी बताऊंगा एन ब्यूटेन की कन्फर्मेशन है जिसका नाम है एंटी कन्फर्मेशन। क्लियर? तो यहां पर किसी भी प्रकार का कोई रिपल्सन नहीं है। क्या सर ये सारी बातें एनसीईआरटी ने लिखी है? विद डेटा लिखी नहीं है, विद, और उस डेटा को तूने अंडरलाइन किया है, कभी समझ ही नहीं सकता। तो अगली क्लास में +1 एनसीईआरटी हाइड्रोकार्बन वाली आपके पास होनी, नोट कीजिए इसको। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन बैंक आएगा एंड इट्स डिस्कशन विल बी ओनली एंड ओनली ऑफलाइन। आगे के डिस्कशन सारे ऑफलाइन रखूंगा। आईयूपैक नेमिंग के डिस्कशन में हार्डली 4 से 5 स्टूडेंट्स आए थे। अगर आपके सारे क्वेश्चंस बन गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना दोस्तों डिस्कशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो दूसरी बार तीसरी बार ड्रॉप कर रहा है ना, उसके लिए थ्योरी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके डाउट सॉल्व होने चाहिए। जो उसने पढ़ा वो 1-to-1 इंटरेक्शन से सॉल्व होना चाहिए। ये लेक्चर तो आप जानते हैं टेलीग्राम पर भी आ जाएंगे, जिनमें बीच बीच में अपनी आवाज अलग तरीके की चलेगी, बस वो गायब हो जाएगी। छोटे रूम का ये फायदा भी है, बिना माइक के भी बोल लेता हूं मैं। सुलटा दिया है क्या? तो इस वाले को तो हटा देना। ये तो मैंने वो बताने के लिए बोला है कि जो बोलते हैं हाइड्रोजन रिपेल नहीं करते क्योंकि साइज क्या है, कम। तो उन्होंने आंसर्स याद कर रखे हैं, यहां पर कुछ आगे कुछ। केमिस्ट्री में बहुत आसान है क्योंकि बच्चे को कल क्या पढ़ाया था याद ही नहीं है। सुलटा दिया है। एक पॉइंट लिख दीजिए दोस्तों, the van der Waals radii of hydrogens, the van der Waals radii of hydrogens, the van der Waals radii of hydrogens are too small to make contact, are too small to make contact, are too small to make contact, comma, even in the eclipsed conformation। ये जबरदस्त पॉइंट है, even in the eclipsed conformation। ये कहना चाह रहा है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन को रिपेल नहीं करेगा, इवन किसमें, एक्लिप्स्ड में। तो स्टैगर में तो बात ही मत करना, इवन इन एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन, ब्रैकेट में लिख दो, मीन्स स्टेरिक स्ट्रेन इज नेग्लिजिबल, मीन्स स्टेरिक स्ट्रेन इज नेग्लिजिबल। एक दिन असर्शन रीजन का क्वेश्चन बनेगा, स्टेटमेंट 1 इन इथेन स्टेरिक स्ट्रेन इज 0 और नेग्लिजिबल, बिल्कुल सही। रीजन क्या जाएगा, बिकॉज द गैप बिटवीन द हाइड्रोजन एटम्स इज जस्ट डबल ऑफ देयर वंडरवॉल
रेडियाई। जो पहली बार सुनेगा उसको हवा भी नहीं लगेगी। बात एनसीईआरटी की है। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी बात करेंगे अगली क्लास में। पढ़ते रहें भाई लोगों, डाउट अपने पूछते रहें। एक एक साल आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत धन्यवाद आप लोगों का।